और यहाँ एक महाराजा है जिसने अपना हाथ काट के लिख के दे दिया कि मैं इंडिया के साथ शामिल हो गया। उसको आपने सब सेटल होने के बाद बोला आप यहाँ से जाओ, बिकॉज शेख अब्दुल्ला को लगता था कि जब तक महाराजा यहाँ पे रहेंगे तो मेरा जो फ्रीडम है वो नहीं होगा। और शेख अब्दुल्ला के साथ नेहरू जी को क्या प्यार था उसके बारे में मैं इसलिए मेंशन नहीं करना चाहता कि जो लोग लिखते हैं उसका एविडेंस नहीं है कि उनकी शक्ल मिलती है जो भी है, वो मैं नहीं उसके बारे में बात करता क्योंकि मेरे पास सामने कोई ब्लैक एंड वाइट में चीज़ और मानता नहीं। बट इतना था कि नेहरू जी ने बहुत ज़्यादा फेवर किया शेख अब्दुल्ला का। उसका ये भी रीज़न था कि 46 में जब शेख अब्दुल्ला जेल में था और नेहरू साहब ज़बरदस्ती JNK में आने की कोशिश की थी तो उनको अरेस्ट किया गया। जी जी जी। अरेस्ट नहीं किया था, बड़े प्यार से डाक बंगलों में रखा था कोहाला में पुरी के आगे, और वहाँ से वापस चले गए थे। ऑफ कोर्स जम्मू को कौन जानता है, यहाँ ब्रिज बनता है जम्मू में तो लोग कहते हैं कश्मीर में बन गया। हम लोग बहुत ऑब्जेक्ट करते हैं जब कश्मीरी हमें इंडियन कहते हो, जब कश्मीर में जाओ तो कहते हो इंडिया से आए हो। उसका एक रीज़न है, हमें रीज़न समझना चाहिए। गलत है मतलब उसको जस्टिफाई तो नहीं कर सकते आप जी। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आपको प्रीकैप से पता चल ही क्या होगा, वी हैव अनदर इंडियन आर्मी ऑफिसर विद अस। आज हम जिनके साथ पॉडकास्ट करने वाले हैं उनका नाम है कर्नल अजय रैना। ही इज़ ऑल्सो एन ऑथर ऑफ मोर देन 25 प्लस बुक्स। अभी आने वाली है उनकी अपकमिंग ईयर में बुक। आज हमने उनके साथ हमारे जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात की है, मोस्टली जम्मू के बारे में बात की है। सर के साथ बात करते करते हमें एक चीज़ लगा कि कहीं ना कहीं जब हम जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करते हैं जम्मू पीछे छूट रहा है। और फॉर्चुनेटली अब हमारी जैसी जनरेशन जो जम्मू की हिस्ट्री को जानने में आतुर है, उत्सुक है, तो अब हम ये एक नया पहलू दुनिया के सामने ला रहे हैं, विच इज़ वेरी ग्रेट। आज के पॉडकास्ट में हमने जम्मू के रिस्पेक्ट में ही बात की है। मोस्टली जम्मू में कितनी बैटल्स लड़ी गई, जितने इंडियन आर्मी में कंट्रीब्यूशन रहा, डोगरास का कितना कंट्रीब्यूशन रहा, हमने उस ओवरऑल के बारे में बात की है। हमने 1947 के पार्टीशन के बारे में बात की है, हमने मीरपुर के बारे में बात की है, क्योंकि मीरपुर के बारे में काफ़ी लोग कम जानते हैं, तो ये पॉडकास्ट उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, हम नीचे टाइम स्टैम्प्स दे देंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक को देखना है यू कैन जस्ट क्लिक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन और आप वहाँ जा सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा एपिसोड बहुत फ्रूटफुल लगेगा। दिस विल बी द लॉन्गेस्ट पॉडकास्ट आई गेस हमारे चैनल पे, तो इट विल बी वर्थ, आई प्रॉमिस इट विल बी वर्थ। शुरू करने से पहले इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज टू सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट हम जिनके साथ करने वाले हैं उनका नाम है कर्नल अजय रैना। हेलो सर, हाउ आर यू? हाय तन्वी, वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, इट्स एन ऑनर टू हैव यू। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। सर, शुरू करने से पहले अगर आप अपनी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं थोड़ा सा। कुछ नहीं, जम्मू में पले, यहीं बड़े हुए, फिर फौज में चले गए 28 ईयर्स, फिर मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले ली। और लिखने का शौक है तो 25 किताबें लिख दी हैं मिलिट्री हिस्ट्री पे, और बस दैट्स इट। सर, अगर आपके जम्मू के रिलेटेड कुछ पूछें तो आपको जम्मू से अगर शिफ्ट होना पड़े या फिर जम्मू में ही रहना पड़े तो आप क्या चूज करेंगे, जम्मू या फिर बाहर की सिटीज? टू बी ऑनेस्ट, मेरा एक बिजनेस इंटरेस्ट है हिमाचल में। ओके। और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो यहाँ का माहौल है, उस हिसाब से हिमाचल मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जम्मू में पले बड़े हैं, मिट्टी की खुशबू है, तो इसका अलग एक चार्म है। बट ऑनेस्टली अगर मेरे को पूछो आप, एक स्टेट है जिसमें जम्मू टोटली निगलेक्टेड रहा है शुरू से। आप इसको कश्मीर से कंपेयर नहीं कर सकते। और वर्स्ट पार्ट इज कि यहाँ लीडरशिप नहीं है। वो एक पॉइंट खटकता है, बिकॉज जब लीडरशिप नहीं होती है किसी जगह पे ढंग की, तो उस जगह का फ्यूचर थोड़ा सा ब्लीक होता है। तो जब आप अगली जनरेशन के बारे में सोचते हो तो फिर लगता है यार कि मे भी बच्चे बाहर पढ़ें, कहीं जाके कहीं कर लें, बिकॉज जम्मू को डेवलप नहीं अगर करेंगे, अभी तो ये पुराने दम पे चल रहा है, हमारे कुछ बुजुर्ग भी जिंदा हैं, कुछ हेरिटेज है, बट सब खत्म हो जाएगा।
तो अदरवाइज जब अपना जो बर्थ प्लेस होता है उसका अपना चार्म होता है, यू कांट कंपेयर। बट जम्मू नीड्स लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, लॉट ऑफ अटेंशन, एंड लोगों को अपनी चीज़ें मांगने आनी मतलब जो हम सेल्फ सेंटर्ड हैं, घर के अंदर खुश हैं, उससे काम नहीं चलेगा ज़्यादा देर। जम्मू के बारे में सोचना पड़ेगा। सर हैव यू सीन द डिस्क्रिमिनेशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बाहर अगर जाएं तो कश्मीर ज़्यादा हाईलाइटेड है? ऑफ कोर्स, जम्मू को कौन जानता है? यहाँ ब्रिज बनता है जम्मू में तो लोग कहते हैं कश्मीर में बन गया। कश्मीर में कोई गोली चलती है तो फिर जम्मू कश्मीर में चलती है ना? तो बड़ा सिलेक्टिव सा। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं यहाँ के, जो पार्लियामेंट में बात करते हैं, तो वो भी कश्मीरी बोलते हैं जम्मू कश्मीर को। तो मेरा ये कहना है कि यार जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर बोलो, है ना? आपने POK बना दिया, कश्मीर का 1 इंच नहीं है उसमें। सारा इलाका बिम्बर, मीरपुर, पलंदरी, रावलकोट, बाग, मुजफ्फराबाद, थिथवाल, ये सारा कश्मीर से बाहर है। और गिलगित बल्तिस्तान पूरा कश्मीर से बाहर है। तो इसको तो POJGB बोलना चाहिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू गिलगित बल्तिस्तान, नहीं तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू बोलो। एटलीस्ट पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर बोलो। POK। तो ये नैरेटिव जो होते हैं ना हमारे DNA में घुस जाते हैं। सुनने वाला उसके बारे में सोचता नहीं है और वही सुन के बोलता रहता है। हमारी जनरेशन भी यहाँ यही बोलती है। तो आप जे तो गायब ही कर रहे हो ना, जे तो हर नैरेटिव से गायब है। तो उससे मेरे को बड़े, जिसको हमारी लैंग्वेज में कहते हैं, खुंदक आती है कि ये नहीं होना चाहिए जी। पूरी यहाँ के जो हेरिटेज है, यहाँ के लोगों ने जैसे लड़ के स्टेट बनाई, जनरल जोरावर कहाँ पहुंचे, तिब्बत में, कहाँ गिलगित बल्तिस्तान, तो आप उस जे को तो गायब भी कर रहे हो। तो ये जे ना होता तो स्टेट ना होती, राजे यहाँ के, डायनेस्टी यहाँ की। तो और डिस्क्रिमिनेशन तो उसके बाद चलती रही। पोस्ट इंडिपेंडेंस कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले तो डोगरा रूल था, लेकिन चलो बैलेंस था क्योंकि हमारे अपने राजा थे, वो उधर भी देखते थे, यहाँ भी देखते। वहाँ भी SP कॉलेज बनाया तो यहाँ भी प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज बनाया, बराबर था। उसके बाद तो एकदम से शटडाउन हो गया। यहाँ क्या हुआ है अभी पिछले 4-5 साल जो काम हो रहा है, ये आपके हाईवे बन रहे हैं, 4 लेन हो रही है, जहाँ रेलवे ब्रिज बन रहा है, पहले क्या कुछ भी नहीं हो रहा था। और कश्मीर में जाके देखो आप, और लाइक आप कह रहे हो, आप बाहर जाते हो, बॉलीवुड में किसी से बात करते हो, जम्मू से बाहर निकलते हो तो कश्मीर ही पता लोगों को, जम्मू के बारे में को। तो ये तो मैं यंगस्टर्स को अपील करता हूँ कि जहाँ भी जाओ जम्मू का नाम, हम अच्छे हैं बुरे हैं जो भी हैं, हम डोगरे हैं जी। हम पुंछी हो सकते हैं, हम भद्रवाही हो सकते हैं, हम गुज्जर हो सकते हैं, हम सिख हो सकते हैं, हम मुसलमान हो सकते हैं तो हम डोगरे है ना, हमारी एक आइडेंटिटी है। तो वो उस पर आई थिंक नई जनरेशन ठीक है, हमारी जनरेशन ने फेल किया है, हमारे और हमारे से पहले वालों ने। ये इनका फेलियर है, आप लोगों का नहीं। आप लोग यंग हो, मुझे पता कि आप आगे जब चलेगा तो चीजें बदलेंगी, बदलनी चाहिए। नहीं बदलेंगे तो चलेगा नहीं ज्यादा देर। दैट्स द इशू। एग्जैक्टली सर। सर जैसे अभी आपने 1947 पार्टीशन की बात की, हम उसकी बात करते हैं। हमने 1947 में कुछ ऐसे हादसे भी हुए हैं, आपके बुक्स में आपने मेंशन किए हैं जो लोगों को नहीं पता है जी। तो आप अगर उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं, रिस्पेक्टिव टू जम्मू एंड कश्मीर। हाँ जी, देखिए, एक तो मोस्ट ऑफ अस, लाइक मैं खुद रिफ्यूजी फैमिली से आता हूँ। हमारे बुजुर्ग भी जो डिस्प्लेस होके आए, कितने लोग मारे गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, वो भी सभी कहते हैं कि पाकिस्तान ने किया, है ना। मैं कहता हूँ कि 1947 का जो कांड हुआ वो ब्रिटिशर प्लॉय थी, ब्रिटिशर्स की गेम थी और पाकिस्तान के थ्रू एग्जीक्यूट किया गया। तो अभी मैं बोल बोल के थक चुका हूँ इस लाइन को कि जैसे एक ठेकेदार होता है और एक लेबर होती है, काम सारा ठेकेदार का होता है, लेबर तो लेबर होती है। तो पाकिस्तान को यूज किया गया एज ए लेबर, क्योंकि अगर थोड़ी हिस्ट्री में अगर जाएंगे, अब इतना टाइम नहीं है हम इतनी डीप जाएं, बट एविडेंस है जो मेरी बुक में मेंशन है कि जिसमें 18 अगस्त को आज़ादी के 3 दिन के बाद पाकिस्तान का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, आर्मी कमांडर इन चीफ था, अंग्रेज था, वो हमारा भी अंग्रेज थे, वहाँ भी अंग्रेज था, उसने एक साइन कर दिया था ऑर्डर कि कैसे 22 अक्टूबर 47 को कैसे कैसे कश्मीर पे अटैक होगा, कैसे पुंछ पुरंदर बाग में होगा। ये जो देश आज आज़ाद हो रहा है 15 तारीख को, वो 14 तारीख बाद में मनाने लगे, बट फैक्ट रिमेंस कि इंडिया और पाकिस्तान 15 तारीख को आज़ाद हुए। 16 तारीख को बाउंड्री अवार्ड हुआ, तब पता चला कि गुरदासपुर का कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में, तब तो यही नहीं पता था। हमारा तो J&K स्टेट क्लियर थी, झेलम की इधर पूरी थी, बाकी जो पंजाब था नीचे, जब बंगाल था, कौन सा गांव पाकिस्तान में जाएगा, कौन सा पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान में, कौन सा ईस्ट पाकिस्तान, वो 16 तारीख को पता चला। और जो नॉन मुस्लिम ट्रुप्स थे, सोल्जर्स, जो यूनिट्स उस टाइम पाकिस्तान में फ्रंटियर एरिया में थी, वो भी इंडिया नहीं पहुंची थी।
और यहाँ के जो मुस्लिम अफसर और जवान थे जिनको पाकिस्तान ज्वाइन करना था, वॉलंटियर किया हुआ था, नेचुरली जब डिवीजन हुआ था वो भी जा भी नहीं पाए थे, और वहाँ पे एक ऑर्डर साइन हो गया। आप देखो, एक नेशन का बर्थ एक बच्चे की बर्थ की तरह ही होता है। एक नया नेशन पैदा हुआ, हम तो पुरानी सिविलाइजेशन है इंडिया, और 3 दिन के बाद उसका ऑर्डर साइन होकर पूरी उनकी मिलिट्री फॉर्मेशन को इशू हो गया कि भाई हमने 22 तारीख को हमला करना है। तो ये ब्रिटिश प्लॉय था, पहले तो लोगों को ये नहीं पता। दूसरा, हम सब कहते हैं कि 22 अक्टूबर 47 को कश्मीर में इन्वेजन हुआ, और उसको हम इन्वेजन ऑफ स्टेट मानते हैं। जम्मू कश्मीर स्टेट का इन्वेजन 8 और 9 अक्टूबर की रात को पुंछ में हुआ था, अवन पट्टन में। क्योंकि वो जम्मू में हुआ था, जम्मू के लोग मारे गए। उसके बाद मीरपुर में 18,000 मारे गए, रजौरी में 30,000 मारे गए। उनका कोई मेंशन किसी किताब में, माइन इज ओनली बुक एंड आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मैंने इन चीज़ों को लिखा। सारी दुनिया की हिस्ट्री 47 की पढ़ोगे, कश्मीर 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 कश्मीर, बारामूला बारामूला बारामूला, यही है। तो हमारी नाइंसाफ़ी तो वहाँ से स्टार्ट हुई। कश्मीर में जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। मुजफ्फराबाद 22 अक्टूबर को लूटा गया, लेडीज़ के रेप हुए, लेडीज़ को उठा के ले गए, वो अच्छा नहीं हुआ। 27 तारीख से लेके 3-4 दिन लगातार बारामूला को लूटा गया, किसी नॉन मुस्लिम को वहाँ नहीं छोड़ा। और उसमें उन्होंने अंग्रेजों ने एक और गेम डाल दी कि वहाँ पे चर्च में नन्स का रेप वगैरह हुआ था। मेरी बुक में मेंशन है विद प्रूफ कि कोई रेप वगैरह कुछ नहीं, मारी थी, गोलियां लगी थी उनको, मर गई थी कुछ। देखो, कोई एक बंदा मरे, किसी का रेप हो, ये सब गलत है। आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि जम्मू में 30,000 मरे और वहाँ 300 मरे तो गलत है, ऐसा नहीं है। वो मरे वो भी गलत है, वो भी दुख की बात है। पर हमारे 30,000 को आप कैसे भूल गए 300 के बराबर में? तो ये एक बहुत बड़ी हिस्ट्री का एक चैप्टर है, जो एक पहलू है जिसको लोग बिल्कुल मेन स्ट्रीम से निकाल के भूल भाल के पैक करके भूल चुके हैं। सबसे ज़्यादा स्लॉटर पूरे जम्मू बेल्ट में हुआ, पुंछ से लेके छम तक, बिम्बर तक। उस टाइम छम बाद में गया, उससे पहले जम्मू से लेके कठुआ तक सितंबर महीने में रेड्स आती थी। वो आते थे रात को, क्योंकि सब प्लान था उनका। वो चाहते थे कि इस वाली रोड को कट ऑफ कर दो ताकि इंडिया कोई आर्मी भेज ना सके। उन्होंने सोचा भी नहीं था सपनों में कि 47 में आर्मी बाई एयर आएगी श्रीनगर। तो यहाँ आते थे रात को, कभी किसी के गाय खोल के ले गए, किसी की भैंस से भैंस खोल के ले गए, कोई बच्चा मिला बच्चा उठा लिया, लड़की मिली लड़की ले। तो वो तो रेडर थे, वो आते थे। रेड मतलब आप जाते हो जैसे कबड्डी में होता है और वापस आ जाते हो। और जो कश्मीर में आए, जहाँ जो पुंछ पलंदरी में 12 जिन्होंने सारा ले लिया, वो इन्वेडर थे, उन्होंने अटैक किया। वो आए और फिर वापस नहीं गए। इट्स लाइक, आप ये फर्क समझते हो ना कि कबड्डी में आप प्लेयर जाता है हाथ लगा के वापस आता है ना, कि जो मिल गया चलो एक आधा। कोई उधर जाए वापस ना आए, उसका क्या, उसकी मंशा क्या है कि वो उसी इलाके में जाना चाहता है, कब्जा करना चाहता है। और उधर दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन साहब ने हमारे नेहरू साहब को बोला कुछ नहीं, कश्मीर में रेडर्स हैं। तो हमारे इंडिया में रेडर ही वर्ड यूज हो गया, हमारी हिस्ट्री में रेडर। जिसने सब करवाया, पाकिस्तान का जो जनरल अकबर खान था, उसने बुक लिखी रेडर इन कश्मीर। उसके फर्स्ट पेज पे वो लिखता है कि हम रेडर नहीं हैं, हमने हमला किया। लेकिन क्योंकि नेहरू जी ने हमें रेडर बोला तो चलो रेडर ही चलने दो। तो देखिए, आप अब पाकिस्तान को अगर इंटरनेशनल कैटेगरी में ये नहीं खड़ा करके कह सकते कि तुम लोगों ने अटैक करवाया, चाहे ब्रिटिश के कहने के किया तो पाकिस्तानी से ना, उनकी आर्मी आई, उनके आर्मी और जवान जेसीओ ऑफिसर सिविल ड्रेस में थे और पठान साथ में थे। 90% वहां थे पठान थे, लेकिन कमांड उनकी पाकिस्तान आर्मी के हाथ में थी। और हमको रेडर रेडर बोलते रहे। वो कहते चलो अच्छी बात है, रेडर बोलो। रेडर मतलब कोई यहाँ से उठा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, कोई लॉ एंड ऑर्डर था नहीं, वहां से लोग आए अपनी मर्जी से कश्मीर घुस गए। तो वो उनको भी सूट कर गया और इधर उनको भी सूट कर गया। तो ये एक और मिथ्या है जो लोगों को नहीं पता कि 47 में पहला कि जम्मू कश्मीर का इन्वेजन 8 और 9 अक्टूबर को जम्मू में हुआ था। उसके बाद वो जो लोग अंदर घुस गए, फिर उन्होंने कोटली लिया, फिर जंगड़ में आ गए, करते करते फिर कभी वापस ही नहीं गए। और 22 अक्टूबर को कश्मीर में हुआ, और 31 अक्टूबर और पहली नवंबर की रात को गिलगित बल्तिस्तान में हुआ। गिलगित बल्तिस्तान में तो अटैक हुआ ही नहीं हुआ, तो अंग्रेजों ने खुद ही इलाका तोड़ के दे दिया। तो मैं तो आपके, क्योंकि आप यंगस्टर्स फॉलो करते हैं आपको, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, नेट पे जाके देख लो। कुछ लोगों ने भी लिखना शुरू किया है। तो जो एक्चुअल हिस्ट्री है, विकीपीडिया आपको एक्चुअल हिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता। विकीपीडिया का 1947 का पेज खोलेंगे, उसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान ने कश्मीर पे हमला किया, क्योंकि ना करते तो इंडिया पाकिस्तान पे हमला करने वाला था। जस्ट इमेजिन। तो आप उन नैरेटिव्स के लिए के रास्ते बेवकूफ़ होना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज
बहुत सारी चीज़ें, मैंने तो 3-4 चीज़ें गिनाई 47 की। और जो हमारे मैसेकर्स हुए हैं इस पूरे बेल्ट में, साउथ अफीर पंजाल, उनका तो एक कहते हैं ना नेशनल शोक दिवस, मॉर्निंग डे बनता है। इतने लोग जब मारे जाएं, जिनोसाइड हुआ है वो, लेकिन गायब है। और आने वाली जनरेशन अगर नहीं पढ़ेगी तो जो हमारे ऐसे जो किताबें लिख के भी जा रहे हैं वो किताबें में कहीं सड़ सुड़ जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। बट आई एम श्योर एक हिस्ट्री का काल चक्र होता है, हर चीज़ वापस आती है, जिसका यहाँ पे क्लेम होता है वापस आती हैं। उस काल चक्र में बड़ा कुछ होने वाला है, हो भी रहा है। तो ये कुछ मोटे मोटे मैंने आपको बताया जो 47 की जो लोगों को गलत फहमियाँ हैं। ऐसे तो बहुत लंबी बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएंगे। सर जैसे अभी आपने बताया कि बाहर भी अभी हमें हमारी जनरेशन को अभी पता चल रहा है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे आप ऑब्वियसली देख रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। आपने बताया कि इससे पहले भी हो चुका है, क्योंकि हिस्ट्री वाइप आउट हुई है जम्मू की। हमने 1-2 एपिसोड के पहले भी बात की थी कि भद्रवाह में भी ये सब हुआ था, डोडा में भी बेल्ट पे वैसा सब हुआ था। व्हाट वाज द रीजन कि जम्मू को इतना डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं? देखिए, कश्मीर ना एक बड़ी ही अनफॉर्चुनेट लैंड है। हम लोग बहुत ऑब्जेक्ट करते हैं जब कश्मीरी हमें इंडियन कहते हो। जब कश्मीर में जाओ तो कहते हो इंडिया से आए हो। उसका एक रीज़न है, हमें रीज़न समझना चाहिए। गलत है, मतलब उसको जस्टिफाई तो नहीं कर सकते आप। रीज़न ये है कि आप दुनिया की कोई हिस्ट्री उठा के देखिए, कहीं ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने 600 साल आपके ऊपर बाहर से आके राज किया और आपने कुछ नहीं किया। इंडिया में मुगल आए 20,000 फौज लेके, दिल्ली मेरठ तक उनका राज था, बाकी उन्होंने संधियां कर ली। कभी राजपूताना में संधियां कर ली, मुगल राज फैल गया। लेकिन हिंदुइज्म क्यों बचा? क्योंकि मुगल, इनका तो सिंपल कॉन्सेप्ट था कि आप आओ और सबको कन्वर्ट कर दो। क्यों कन्वर्ट नहीं कर पाए? कि आप 20,000 या 25,000 सेना लेके आप इंडिया जैसे देश को कन्वर्ट नहीं कर सकते, और ना इनको आप काबू कर सकते हो, लड़ाके लोग हैं। तो इन्होंने संधियां कर ली, इंटेलिजेंट थे, किसी में शादियां कर ली, अपनी बेटी दे दी, किसी की बेटी ले ली, राजपूताना उन्होंने शादियों में कर लिया सॉर्ट आउट। और उसके जैसे नीचे नीचे आप चलते गए बंगाल के। तो फिर मुगल्स की लड़ाइयाँ, असम वालों ने उनको कभी नहीं माना, डेक्कन में कभी नहीं माना। तो जो भी हुआ, जब मुगल्स ने राज किया, उसके बाद जब अंग्रेज हमारे पास आए, हर 10-15 साल में कोई ना कोई रिवोल्ट होता रहा। कहीं ना कहीं भगत सिंह पैदा होता रहा, कहीं चंद्रशेखर पैदा होता रहा, कुछ ना कुछ होता रहा। लोकल्स ने, इंडियंस ने लड़ा जितनी हैसियत थी। आप एक वर्ल्ड पावर से लड़ रहे थे, ब्रिटिशर्स पूरी दुनिया को रूल करते थे। उसके बीच में अगर हमारे कल ही चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि थी, तो ठीक है, उनकी एक पिस्टल से जितना लड़ सके लड़े, पर लड़े ना। कश्मीर में 14th सेंचुरी में इस्लाम आया, उससे पहले सारे पंडित थे, उसके बाद सारे कन्वर्ट हो गए। ठीक है, और राज्य में बड़े जालिम किस्म के लोग आए, बाहर वाले थे, मुगल आए। सबसे पहले तो मंगोल आए, मंगोलों ने कन्वर्शन नहीं की, वो चले गए थे वापस। फिर मुगल आए, उसके बाद अफगान आए, फिर उसके बाद सिख्स आए, उसके बाद हमारे डोगरे आए। कश्मीरी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे सारे आउटसाइडर हैं, इनमें से कोई भी कश्मीरी नहीं था। लेकिन इन 600 सालों में 14वीं सेंचुरी से लेके 20वीं सेंचुरी तक किसी कश्मीरी ने पत्थर भी उठा के प्रोटेस्ट पत्थर नहीं मारा। तो एक ना आपके अंदर एक जलन सी पैदा होती है कि हम पे बाहर वाले आते हैं, और जो रूलर है ना, वो जितना भी अच्छा हो, उसको पसंद और नापसंद करने वाले हमेशा मिलेंगे, है ना। कोई आज तक रूलर नहीं पैदा हुआ है जिसको सारे कहें अच्छा है। 10 कहेंगे अच्छा है तो 10 कहेंगे माड़ा है। आज हम अपने देश में भी देख रहे हैं, बड़ा कुछ हो रहा है। कहीं को मोदी साहब बहुत अच्छे लगते हैं, कहीं मोदी साहब के बिल्कुल अपोजिट हैं, ये ऐसा रहता है। लेकिन फैक्ट रिमेन्स कि जब तक आपका अपना बंदा आपके ऊपर रूल कर रहा है तो आप थोड़ा सा उसको क्वार्टर देते हो कि ठीक है। यहाँ कश्मीरीज के सामने क्या सिचुएशन थी, कभी मंगोल आए, कभी मुगल आए, कभी अफगान आए, कभी सिख आए, कभी डोगरा आए, सारे बाहर से आए। इधर से किसी ने पत्थर तक नहीं उठाया, आगे से रिवोल्ट तो हुआ ही नहीं। तो 600 साल ये दब के रहे। तो इनके डीएनए में ना एक रंजिश या एक खुंदक सी पैदा होगी कि जो बाहर वाला है वो हमारा दुश्मन है। क्योंकि बाहर वाला नेचुरल जो आपकी इस कल्चर को नहीं समझेगा, आपकी डाइट को नहीं समझेगा, लैंग्वेज नहीं समझेगा, आपको बुरा, अलग, अजीब ही लगेगा। हालांकि जितनी प्रोग्रेस वहाँ डोगरा रूल में हुई है, अगर आप कश्मीर के विद्वान लोगों की बुक्स पढ़ेंगे, चाहे वो कॉलेजेस खोलना था, हॉस्पिटल खोलने थे, चाइल्ड एजुकेशन कंपलसरी करना, विडोज की रीमैरिज, लेडीज का व्यापार, ये सब डोगराज ने कराया। उससे पहले बेगार सिस्टम था जो अफगान्स बड़ा एक्सप्लॉइट करते थे, कंधे पे डालते थे उनके लोड, वो बोलते चलो अफगानिस्तान पैदल, एंड लोग वापस ही नहीं आते थे, मर मरा जाते थे रास्ते में।
वो सारा सिस्टम महाराजा प्रताप सिंह ने बंद किया, महाराजा हरि सिंह ने बिल्कुल बंद कर दिया था। बट इन नट शेल क्या हुआ कि एक जो डीएनए में आ गई नफरत बाहर वालों के लिए, उनके दिल में रही। फिर 47 आया तो 47 बोला अब हमारे अपने आ गए, शेख अब्दुल्ला साहब आ गए, और अब्दुल्ला ने क्या किया, उनके साथ वो कहानी लग गए। अब आपका जो क्वेश्चन ये हो गया इनका डीएनए का सवाल कि ये डिस्पैरिटी या डिस्क्रिमिनेशन क्यों हुई। जब यहाँ महाराजा साहब थे, महाराजा हरि सिंह, और उन्होंने एक्सीड किया, JLK को इंडिया से मिलाया, उनको शेख अब्दुल्ला ने नेहरू जी से बोल के उनको यहाँ से एग्जाइल करा दिया, निकाल दिया। आपको देखो कितनी विडंबना की बात है कि हैदराबाद का जो नवाब था उसने इंडिया में मिलने से मना किया, उसके लिए फौज भेजी, खून खराबा हुआ, 3-4 हज़ार लोग मारे गए, उसके बाद भी वो इंडिया में रहा, अभी तक उसकी पैलेस है जहानुमा में। और यहाँ एक महाराजा है जिसने अपना हाथ काट के लिख के दे दिया कि मैं इंडिया के साथ शामिल हो गया, उसको आपने सब सेटल होने के बाद बोला आप यहाँ से जाओ, बिकॉज शेख अब्दुल्ला को लगता था कि जब तक महाराजा यहाँ पे रहेंगे तो मेरा जो फ्रीडम है वो नहीं होगा। और शेख अब्दुल्ला के साथ नेहरू जी को क्या प्यार था उसके बारे में मैं इसलिए मेंशन नहीं करना चाहता कि जो लोग लिखते हैं उसका एविडेंस नहीं है कि उनकी शक्ल मिलती है, जो भी है वो मैं नहीं उसके बारे में बात करता, क्योंकि मेरे पास सामने कोई ब्लैक एंड व्हाइट में चीज़ और मानता नहीं। बट इतना था कि नेहरू जी ने बहुत ज़्यादा फेवर किया शेख अब्दुल्ला का। उसका ये भी रीज़न था कि 46 में जब शेख अब्दुल्ला जेल में था और नेहरू साहब जबरदस्ती JNK में आने की कोशिश की थी तो उनको अरेस्ट किया गया। जी। अरेस्ट नहीं किया था, बड़े प्यार से डाक बंगलों में रखा था कोहाला में, उड़ी के आगे, और वापस चले गए थे। इसी नेहरू साहब को नाबाग राजा ने पकड़ के जेल में डाला था, उन्होंने माफीनामा लिखा था। तो नेहरू जी वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स। उस लाइक्स एंड डिसलाइक्स के चक्कर में उन्होंने महाराजा हरि सिंह को बाहर निकलवाया और सारी कमांड सुपुर्द कर दी शेख अब्दुल्ला को। शेख अब्दुल्ला का जो टोटल एजिटेशन था वो एंटी डोगरा, एंटी हिंदू था। उसने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस खड़ी की थी जो एंटी हिंदू थी, टोटल कॉम्युनल थी। बाद में जब उसको दिमाग आया कि नहीं, क्योंकि था तो वो स्मार्ट, जैसे उसके वंशज आज भी स्मार्ट हैं, तो उसने कहा नहीं मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाता हूँ जिसमें हिंदू, सिख, मुस्लिम सारे मिलके रहेंगे। लेकिन उनका ओरिजिन जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से था। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो थी वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एसोसिएट थी जो कि पाकिस्तान मांगते थे। तो उसने आके जब ये 47 का टर्बुलेंट टाइम चल रहा था, पता नहीं चल रहा कश्मीर कहाँ जाएगा, जम्मू में कश्मीर कहाँ जाएगा, पूरी स्टेट कहाँ जाएगी, कुछ पता नहीं था। तब उसने जिन्ना को ऑफर किया था कि मैं पूरा कश्मीर रह के आपके पास आने के लिए तैयार हूँ, मुझे आप कश्मीर का गाजी नियुक्त कर दो। गाजी मतलब रिलीजियस लीडर, ठीक है। जिन्ना के बारे में जो भी लोग कहें वो दारू भी पीता था, वो जो ट्रिपल W वाला कॉन्सेप्ट है, वेल्थ, वुमेन, वाइन, वो तीनों में माहिर था। एंड ही वाज नॉट अ सुन्नी मुस्लिम, ही वाज अ शिया। वो एक सुन्नी स्टेट बना रहा था बिकॉज अंग्रेजों का उसको मिशन दिया गया था, अंग्रेजों ने पाकिस्तान बनवाना था तो उसके थ्रू बनवाया। पोलिटिकली जिन्ना और मिलिटरीली जो हमने डिस्कस किया 47 में पठानों को बेच के, तो जिन्ना ने कहा गो टू हेल। जिन्ना रिफ्यूज टू मीट हिम, ही सेड नो, जो मिलेगा सब पाकिस्तान के जैसा होगा, सेकुलर होगा। जिन्ना के भी ड्रीम था, उसने इस्लाम के नाम पे तो कंट्री मांग ली, लेकिन उसका ये था कि एक सेकुलर पाकिस्तान बने, तो उसने वहां से भगा दिया। नेक्स्ट ऑप्शन थी नेहरू साहब। तो नेहरू साहब को बोला कि मेरे को जेल से बचाओ। जिस दिन अटैक हुआ 22 अक्टूबर 47 को, तो बख्शी गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान से जस्ट वापस आए हुए थे शेख अब्दुल्ला का मैसेज करके, और GM सदीक जो बाद में चीफ मिनिस्टर बना वो पाकिस्तान में था, कराची में था। जिन्ना से अपॉइंटमेंट लेकर वेट कर रहे थे, पीछे से अटैक हो गया। तो ये लोग दूध के धुले हुए नहीं है। तो जब इनके हाथ में पावर आई तो उन्होंने कहा कि जो अब देखिए 1931 में बड़ा फेमस राइट्स हुए थे कश्मीर में, जेल के सामने, उसकी भी बड़ी कहानी है। जी, हाँ। कोई शहीदी भी कुछ नहीं था, वो बदमाशी कर रहे थे, उनको ठोका गया। हाँ जी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाके महाराजागंज एक मार्केट थी कश्मीरी पंडितों की, उस पूरे मार्केट को लूट लिया। लड़कियों का रेप रोड के ऊपर किया गया। अब कश्मीरी इसमें कहाँ से आ गया पंडित, उनका तो कोई मतलब नहीं था। अगर इनको रंजिश महाराजा साहब से थी, डोगरा से, तो डोगरों से लड़ते ना, तो इनको जो कन्वीनियंट होता है ना, जहाँ इनको लूट मार करने का चांस मिलता है वहाँ ये घुस जाते हैं। तो जब इनको महाराजा हरि सिंह से बदला लेना था तो महाराजा गंज की कश्मीरी पंडितों को रगड़ दिया। जब बाद में महाराजा साहब बाहर चले गए और डॉक्टर करण सिंह साहब बड़े यंग थे, बच्चे थे 16-18 साल के, वो पंडित जी के बड़े फ़ैन थे, तो उनको यहाँ पे गवर्नर बना के भेज दिया, सदर रियासत। तो उसके बाद शेख अब्दुल्ला मनमानी पे आ गया। लेकिन फिर भी ये डिस्क्रिमिनेशन ना होती
क्योंकि थोड़ी देर बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया था। सेम पंडित जी को पता चल गया कि ये बंदा जो मैं सोच रहा हूँ वैसा है नहीं, तो उसको 11 साल यहाँ से कोडईकनाल भेज दिया। बख्शी गुलाम मोहम्मद एक बैलेंस चीफ मिनिस्टर था, उसने दोनों तरफ डेवलपमेंट की। लेकिन फिर पॉलिटिक्स काम आ गई 75 में, जब इंदिरा गांधी जी को लगा कि अभी इधर सीटें नहीं मिलने वाली, तो उन्होंने शेख अब्दुल्ला को वापस इंस्टॉल किया। और कश्मीरी कहते हैं कि आउट ऑफ साइट आउट, पॉलिटिशियन तभी तक जब तक सामने है तो लोगों को दिखता है। जो पॉलिटिशियन पब्लिक लाइफ से गायब हो जाता है ना, उसको फिर लोग भूल जाते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज वेरी वेरी कंटेम्प्रेरी। किसके पास टाइम है? तो ये तो गायब हो रखे थे मेमोरी से। पहले तो नेहरू जी ने इसको पकड़ा, निकाला और पाकिस्तान भेजा 64 में कि जाके जिन्ना से बात करो, हम कश्मीर का कुछ और हिस्सा इनको देते हैं और सेटल कर देते हैं, बाउंड्री इसको इंटरनेशनल बाउंड्री बना देते हैं, आधा कश्मीर उनके पास आधा हमारे पास। वो पाकिस्तान में था, पीछे नेहरू साहब की डेथ हो गई। फिर उसके बाद केस चलता रहा, कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस था, वो बड़ा लंबी कहानी है। तो 75 में इंदिरा गांधी ने शेख अब्दुल्ला को के साथ पैक्ट किया और एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाई जम्मू एंड कश्मीर में। अब मजे की बात यह थी कि उस कोलिशन गवर्नमेंट को जो सपोर्ट कर रही थी कांग्रेस, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक भी सीट नहीं थी। चीफ मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला, अपनी पार्टी की कोई सीट नहीं, कांग्रेस ने उसको सपोर्ट किया। 2 साल के बाद वो प्रॉपर चीफ मिनिस्टर बन गया, इलेक्शन जीत गए। और सबसे पहले काम उसने किया, 840 गांव थे कश्मीर में जिनका नाम था हिंदू नाम से, काशीपुर, हरिपुर, वो सबको चेंज करके अनंतनाग इस्लामाबाद बन गया। तो वो जो एजेंडा चला, जब आप अपनी पॉलिटिक्स को रिलीजन में मिक्स करते हो तो फिर आपको हर बंदा वही दिखता है कि ये मेरे मज़हब का है और ये मेरी मज़हब का नहीं है। तो जम्मू जो है वो यहाँ मुस्लिम नहीं है क्या? यहाँ भी मुस्लिम है। यहाँ के मुस्लिम जो हमारे डोगरा मुस्लिम हैं, जो कि पुंछ रजौरी वाले हैं, ये सारे बरेलवी स्कूल को फॉलो करते हैं। कश्मीर वाले देवबंदी को फॉलो करते हैं, उनकी बनती नहीं आपस में। तो उस चक्कर में एंटी हिंदू कह लो, एंटी डोगरा कह लो, एंटी बरेलवी मुस्लिम्स, उन सबके एंटी होते 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 बेसिकली जम्मू का एंटी हो गया। और एक फिर रिवाज चल पड़ा, जब उनके सपुत्र आए, फिर अगले सपुत्र आए। उनके सपुत्र तो पाकिस्तान में JKLF के में लेक्चर दे के आए, उनका तो फोटो भी है, छुपा नहीं सकते, फारूक साहब। तो जब आपकी रूलर की मेंटलिटी ऐसे है कि आप पहले ही जिना से रीच आउट कर रहे हो, आपका बेटा JKLF के कैंप में लेक्चर दे रहा है पाकिस्तान में जाके, तो आप किसके बारे में सोच रहे हो? एक्सपेक्ट करो कि वो जम्मू या इंडिया के बारे में सोचे। बिकॉज जम्मू को इंडिया से आइडेंटिफाई किया जाता है। कश्मीरी जो लोग हैं ऐसे वाले माइंड वाले, वो जम्मू को इंडिया से जोड़ते हैं। तो उनको हर चीज़ जो कि इंडिया से जुड़ती है तो उनसे नफरत। और रीज़न मैंने आपको बता दिया, DNA में नफरत है। अगर वो कश्मीरी बाहर से हो तो उनको वही जो बाप दादे और उनके दादे पड़दादे नक्कर दादे ने जो रगड़े खाए थे ना, उनको चीज़ें उनके DNA में है। तो DNA सबकॉन्शियस माइंड में काम करता है। तो ये रीज़न है कि जब भी पॉलिटिकल लीडरशिप कश्मीर के हाथ में रही है, शुरू से चीफ मिनिस्टर रह के बनते हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे सो कॉल्ड डोडा के थे, लेकिन पढ़े वो भी SP कॉलेज के थे। पर यह था कि चलो यहाँ हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी बना के कुछ तो कर गए। तो डिस्क्रिमिनेशन बड़ी क्लियर है। और नीचे जब लीडरशिप नहीं है ना हमारी, देखो दोनों तरफ से है, उधर से वो अपना डंडा चलाते रहे, इधर से हमारे वाले कुछ बोल नहीं पाए। कैबिनेट मीटिंग हो रही है अभी रिसेंटली, मुफ्ती के टाइम पे कैबिनेट मीटिंग में जो उन्होंने एक बड़ा अजीब सा डिसीजन लिया कि जहाँ पे भी बकरवाल गुजर बैठ गए, जमीन होने की, चाहे प्राइवेट लैंड किसी को, उस कैबिनेट मिनिस्टर में निर्मल सिंह को बुलाया ही नहीं, जो डिप्टी CM था। तो मैं कहता हूँ आपने एक्सेप्ट क्यों किया? अगर आपको नहीं बुलाया तो रिजाइन दो और यहाँ आके अगले दिन हड़ताल करो ना जम्मू में। यही नहीं करते। तो इसका हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं, जितने वो रिस्पॉन्सिबल हैं उतने हम भी रिस्पॉन्सिबल। जी हजूरी, आज भी इनमें से कोई आगे यहाँ खड़ा होता है तो 1000 लोग खड़े हो जाते हैं, डॉक्टर साहब आ गए, फारूक साहब आ गए। क्यों भाई? जिन लोगों ने आपको रगड़ा। पर वही है, एक सब कॉन्टिनेंट में गुलामी बहुत देखी है हमारी पूरे सब कॉन्टिनेंट ने। पावर क्या के झुकने का रिवाज है यहाँ पे, अभी बदल रहा है। अभी लोग बोलते भी हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। और सोशल मीडिया जैसे आपने कहा, इसने एम्पावर किया है आप सबको। अब खुद ही जाके आप किसी ने इंस्टा में रील्स देखनी है तो बात लगे, अदरवाइज काफ़ी अच्छा कंटेंट है, काफ़ी अच्छे वीडियोस हैं। जैसे भी ये वीडियो बनेगा, ये अच्छा है कि बुरा मुझे नहीं पता, लेकिन जब जाएगा तो लोगों को देखना चाहिए। आप उस मेरे से एग्री करो ना करो, पर डिसएग्री करने से पहले चेक कर लो, फैक्ट चेक कर लो। अब जुबैर के पास ना चले जाना फैक्ट चेक करने, खुद चेक करो जो सीधा रियलिटी जो मैं बोल रहा हूँ उसमें कितना तथ्य है, तो सामने आ जाएगा। सर, नाउ दैट पीपल आर, आई बिलीव पीपल आर वेरी स्मार्ट, लोग फैक्ट चेक करते हैं सोशल मीडिया पे जाके, फिर भी कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग फिर भी सपोर्टिव हैं। जैसे अभी आर्मी हालांकि बहुत ज़्यादा कैंपेन्स चलाती है, जैसे मिशन माँ हो गया,
बहुत ही इन्फ्लुएंस करती है कि ये सब चीज़ें गलत है, उनके साथ देना गलत है, फिर भी पीपल आर सपोर्टिंग द टेररिस्ट और द मिलिटेंट्स। हम कहाँ चूक रहे हैं? ऐसा मतलब नहीं, देखिए ये गेम है। आप वर्ल्ड में देखेंगे, वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड अफेयर्स बिजनेस है। अगर आप बिजनेस निकाल दीजिए, ये दुनिया कोलैप्स कर जाएगी। अमेरिका लड़ाइयाँ लगवाता है बिकॉज अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री के हथियार बिकने चाहिए, तो वो इसको भी बेचेगा, उसको भी बेचेगा, फिर दोनों को लड़ाएगा, फिर दोनों को बेचेगा। तो दुनिया बिजनेस में चलती है। जब आप इस इशू पे आते हो कि टेररिज्म में जो सद्भावना हो रहा है, ऑपरेशन माँ हो रहा है, तो ये गेम है। वो भी खेलते हैं, हम भी खेलते हैं, क्योंकि हम रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर खेलते हैं। हम हर चलते बंदे को गोली नहीं मार सकते, जो कि वो मार सकते हैं। आज अगर वो एक टेररिस्ट यहाँ गन लेके बाहर आएगा, वो थोड़ी पूछेगा भाई तनवीर जी आप मरना की जिंदा रहना, ठोक देना सीधा आके। हम आर्मी नहीं कर सकते, फोर्सेज नहीं कर सकते। तो आपको इस लड़ाई को कैसे जीतना है। और सेकंड थिंग इज, जितना मर्जी बुरा सेगमेंट हो, हाँ गाजा हो तो पता नहीं, अदरवाइज कश्मीर में तो मैंने 11 साल सर्विस की है, 100% पॉपुलेशन एक जैसी नहीं होती। अगर क्योंकि सारे ही कश्मीरी एंटी इंडिया, ये भी गलत है। अगर हम ये कहें सारे कश्मीरी प्रो पाकिस्तान है, वो भी गलत है। तो अगर आप ऐसे कदम उठाना शुरू कर दो जैसे पाकिस्तान करता है बलूचिस्तान में, कि एयरक्राफ्ट से अटैक करता है लोगों के ऊपर, अपने लोगों पे आर्टिलरी की तोपें खोल देते हैं, अगर ये करोगे ना, तो हर मरता हुआ बंदा अपने साथ 10 टेररिस्ट और खड़ा करके जाएगा। मरते मरते जो बंदा इनोसेंट मारा जाएगा, उसका बच्चा, भतीजा, भांजा, कोई ना कोई कुंदन में बंदूक उठाएगा। तो एक क्या होता है कि क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जोन ऐसा होता है जिसमें बहुत लोग जख्मी होते हैं। कई लोग जिनके बच्चे टेररिस्ट मारे जाते हैं, अब माँ के लिए तो बेटा ही है ना वो। अब जो मर्जी बोलो टेररिस्ट है, वो तो बेवकूफ़ है, चलो उसने दिमाग खराब किया, उसके फादर ने मदर ने नहीं केयर की। जब आपके 8-8 9 बच्चे हैं तो केयर नहीं होता, पता नहीं कौन किधर जा रहा है। पर मर गया जिस दिन, किसी भी माँ को पूछो दुनिया में, वो चाहे इस कैमरे के सामने बोले कि हाँ मर गया, अच्छा हुआ, पर दिल में माँ माँ होती है, उसने पेट से बच्चा निकाला होता है, तो एक अटैचमेंट होती है। इसी तरीके से आपका बच्चा कोई स्कूल जा रहा है, कोई ऑफिस में जा रहा है, और गोलियां चल पड़ी टेररिस्ट और आर्मी के बीच में, और बंदा एक जिसका कोई मतलब ही नहीं है वैसे मारा गया क्रॉस फायर में, तो बहुत जख्म होते हैं। फौजी मरते हैं तो जख्म होते हैं। मैं तो कह रहा हूँ टेररिस्ट मरता है तो उनके घर में जख्म होता है। हमें तो बुरा लगता है कि मरना चाहिए साले को, लेकिन जिसका भैया ना, जिसका अपना माँ है, जिसने उसको भाई की तरह राखी, तो खैर वो नहीं बांधते, मतलब कहने का आप समझ रहे हो भाव। तो ऐसे में ना, अगर जख्म के बदले में जख्म चले ना, तो फिर तो ब्लीडिंग इन बंद कभी होगी नहीं। तो क्या होता है कि एज ए स्टेट, एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट, आपको कुछ ऐसा करना पड़ता है कि मरहम लगाना पड़ता है। और इन चीज़ों का बहुत इम्पैक्ट हुआ है। आप देखिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, एक ब्लास्ट होता है कंट्री में कहीं ना, तो हम एजेंसीज को ब्लेम करते हैं कि क्या कर रही थी हमारी CID, क्या कर रही थी हमारी IB, क्या कर रही थी पुलिस। हम ये नहीं समझते कि वो एक ब्लास्ट के पीछे 99 ब्लास्ट ऐसे हैं जो नहीं हो पाए बिकॉज इन्होंने रोक लिए। तो इसको अब यूनिडायरेक्शनल गेम नहीं, ये बड़ा ही एक बड़ा दिल रख के इसको करना पड़ता है। बिकॉज हाँ, अगर आप डिसाइड कर दो कि हाँ जी बनिहाल के उस तरफ सारे पाकिस्तानी हैं और सबको टोकना है, हम तो, हमारी आर्मी की थाउस तो ऐसे कि हम जब पाकिस्तान में कितनी बार, हर बार जीते हैं, तो हमने तो भी उनके सिविलियन को भी नहीं मारा। हम सिर्फ आर्मी टू आर्मी लड़ते हैं। ये हमारा एथिक्स है हमारी कंट्री का, और हम नहीं बनना चाहते पाकिस्तानी, हम नहीं बनना चाहते ईरानी या अफगानी की जो बिल्कुल ही इथॉस को साइड पे छोड़ के अनएथिकल हो जाए। हम मिशनरी आर्मी नहीं है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। हाँ, उसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ कश्मीर में करते रहो, डोडा भद्रवाह में टेररिज्म है, या पुंछ बरजोरी में वहाँ ना करो। तो आर्मी हर जगह करती है। थोड़ी सी चूक जो आपको शायद, मुझे नहीं पता आपने सवाल मुझे क्यों पूछा, शायद इसलिए पूछा होगा, कई बार सुनने में आता है कि सद्भावना फेल हो रहा है, और शुरू में हुआ भी। क्योंकि सद्भावना का बेसिकली क्या एम है कि जहाँ पे जिसको ज़रूरत है उसकी वो एस्पिरेशंस को पूरा किया जाए। तो जैसे मैं कुपवाड़ा में RR में था, वहाँ जो एरिया था, ना सड़क थी, ना बिजली, ना पानी, कुछ भी नहीं। वहाँ के लोगों की ज़रूरत क्या थी कि भाई हमें लड़की की शादी है, बारात आ गई, बर्फ़ पड़ी 6-6 फुट, मिल्क पाउडर मिल जाए 1 किलो ताकि हम चाय पिला सकें उनको। ठीक है, हमारे कैंप में आते थे, हम उनको ले जाओ है खाने पीने का। दवाइयाँ हमको चाहिए होती, हॉस्पिटल कोई नहीं था, किसी को लग गए, बीमार हो गया, हम दवाइयाँ देते थे। कैंटीन हमने खोल रखी थी कि जहाँ साबुन सुबुन भी ले जाओ, वो तो दारू भी मांगते थे। तो कहने का मतलब यह है कि उधर के लोगों की रिक्वायरमेंट ये थी बेसिक। अगर यही टेम्पलेट हम श्रीनगर सिटी में लगाएं, यहाँ पे
रस्ते बस्ते अमीर लोग रहते हैं, वो बोले क्या ड्रामा है यार, किसको चाहिए दूध पाउडर, एग्जाम्पल था। तो शुरू में जब संभावना आया तो एक टेम्पलेट बन के आया कि आप रेडियो ट्रांजिस्टर बांध दो, आप सोलर लाइट बांध दो, आप ये क्या कहते हैं सोलर वाटर हीटर बांध दो लोगों को। कई जगह उनकी ज़रूरत थी, कई जगह उनकी ज़रूरत नहीं थी। तो फिर हमने भी सीखा, फौज ने सीखा। तो अब किस इलाके में किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, कहाँ बच्चों के लिए एक छोटी सी स्पोर्ट्स फैसिलिटी। जिस गांव में मैं आरआर में था और मैंने कभी सोचा नहीं था, कल वीडियो आया था कि वहाँ पे कल एक विंटर फेस्टिवल हो रहा था, विंटर गेम खेली जा रही थी वहाँ, तो उसमें सोचा नहीं कि भाई ऐसा होगा। तो वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है वो विंटर फेस्टिवल और श्रीनगर में करोगे तो लोग पीपल नॉट इवन लुक एट इट, बोले क्या है हम तो गुलमर्ग चलेंगे विंटर फेस्टिवल, यहाँ क्यों करें। तो वो थोड़ी सी कहते हैं ना एक लर्निंग कर्व के ऊपर चलता है। अदरवाइज एज एन आइडिया ये बहुत अच्छा आइडिया है कि आप सिर्फ खून 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 नहीं फैला सकते, कहीं पे आपको खून के बदले को प्यार से भी संभालना पड़ता है। इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप टेररिस्ट को नहीं मार रहे या अपना काम नहीं कर रहे, वो काम नहीं चल रहा है। और रही बात कि लोग वहाँ के प्रो क्यों है, एक बीबीसी ने सर्वे करवाया था 2002 के आसपास, 0.5% बीबीसी एंटी इंडिया है बाय द वे। 0.5% पॉपुलेशन, अब पूरी पॉपुलेशन तो खैर करते नहीं है, जो 1000-2000 लोग होंगे, 0.5% लोगों ने कहा था वो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, कश्मीर में 0.5। और बाकी कह रहे थे कि हमें कुछ इंडिया और कुछ इंडिपेंडेंस। अब ये इंडिपेंडेंस की जो गेम है ना, इसके लिए अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो मेरे पास नहीं है। हमारे अब्दुल्ला साहब अरुणाचल प्रदेश गए थे। अरुणाचल प्रदेश में गांव से गुजर बड़ा ही बैकवर्ड एरिया था। वो मेरे एक फ्रेंड है बहुत अच्छे, शिव कुणाल वर्मा साहब, बहुत अच्छे फिल्म मेकर हैं, ऑथर है, हिस्टोरियन है, उनकी बुक में मेंशन है। तो उस गांव में उनका कॉन्वे रुका, क्योंकि और भी एमएलएज वीआईपी वगैरह जो भी थे। तो अब्दुल्ला साहब ने उनको पूछा सरपंच को कि आपका इतना बुरा हाल क्यों है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा देखो जी हम मांगते हैं तो कुछ मिलता नहीं, को पूछता नहीं। तो कहता वो करो जो हम कश्मीर में करते हैं। बोला क्या करते हो? बोला जब जरूरत होती है बम फाड़ देते हैं, जब जरूरत होगी तो पाकिस्तान का झंडा फाड़ लेते हैं। तो उन्होंने सीख लिया कि सेंटर से पैसे लेने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप यहाँ ट्रबल क्रिएट करो, आप प्रो पाकिस्तान आज़ादी के नारे लगाओ। कश्मीरी इंटेलिजेंट कौम है ना। हमारे टाइम पे जो टॉपर्स होते थे हमारे क्लास में, कश्मीरी बच्चा आ जाता था ना तो हमें पता ले गया फर्स्ट पोजीशन, है ना। हम लोग तो गिल्ली डंडा खेलने खुश थे। ये पढ़े लिखे लोग हैं। जब हम लोग पढ़ते थे तो उनकी 7th जनरेशन पढ़ी लिखी होती थी पंडित की, हमारा मुश्किल से 2nd 3rd जनरेशन होती थी। तो इनको सबको पता है कि इंडिपेंडेंट कंट्री बन के कश्मीर सर्वाइव नहीं कर सकता। इवन इफ इंडिया लिख के दे दे, पाकिस्तान लिख के दे दे, चाइना भी लिख के दे दे कि ठीक है, क्या करोगे आप? आपका सिर्फ एप्पल उगा के और ट्यूजर पे चला लोगे ज़िंदगी? एक देश के अंदर और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बदल रही है, जिस तरीके की चीज़ें बदल रही हैं, इतना कुछ बदल रहा है कि आपको इतना कुछ चाहिए आज की जनरेशन को। आप एज इंडिपेंडेंट कंट्री सर्वाइव नहीं कर सकते अनलेस अनटिल आप वेट करना, अदरवाइज इट्स इम्पॉसिबल। उनको भी पता है कि उनका भविष्य, वो जितने आईआईटी जो इंडिया में है, आईआईएम में जो अभी तो यहाँ भी बन गए, उनको पढ़ना है तो भैया आपको इंडिया में जाना पड़ेगा। आप कश्मीर में आईआईटी, आईआईएम, एम्स आज बन रहे हैं, लेकिन कल को इतनी चीज़ें बन जाएंगी, इतनी नई फैकल्टीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कॉलेज, फॉरेंसिक लैब, फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में खुली है इंडिया की। तो अगर किसी को फॉरेंसिक पढ़ना तो कश्मीर में हर चीज़ की यूनिवर्सिटी खुल सकती है। इम्पॉसिबल, इतनी पॉपुलेशन नहीं है आपकी। 80 किलोमीटर का 40 किलोमीटर आपका टोटल इलाका है। तो ये एक ब्लैकमेलिंग टूल है, क्योंकि इंडियन स्टेट ने इस ब्लैकमेल को एक्सेप्ट किया है। पर कैपिटा मैक्सिमम फंडिंग कश्मीर में 47 के बाद होती रही। मैं इसलिए कश्मीर कह रहा हूँ, फंडिंग जम्मू कश्मीर में आती थी और सारा पैसा कश्मीर में जाता था, ना लद्दाख में गया ना जम्मू में गया। तो जब इनको समझ आ गया कि हम शोर मचाते हैं, कभी पाकिस्तान का फ्लैग निकाल लिया, कभी आईएसआईएस का फ्लैग निकाल लिया, और वहाँ से सारे आ जाते हैं ये क्या है क्या है। जब गिलानी साहब वो बात करेंगे, यासीन मलिक से प्राइम मिनिस्टर जब भी डालने लगता है, फोटो खिंचवाता है, जो कि किलर है खुद यासीन मलिक, तो उसको यूज़ करते हैं। इंटेलिजेंट लोग हैं और हमारे पॉलिटिशियंस उसमें फंसते गए। आप देखिए वाजपेयी साहब इतने अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत। ठीक है, इंसानियत तो खैर हमने देख ली जब हमने कश्मीरी पंडितों को मार के भगाया। जमहूरियत तो जब 87 के इलेक्शंस हुए थे तो 7% वोटिंग हुई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने कपड़े उतार के मेल्स नंगे घूम रहे थे कि लड़कियां वोट डालने ना आ सके, ऐसे रिगिंग हुई थी, और जो बंदे आए उनको पीटा गया। और वो एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है जब टेररिज्म का रीज़न नहीं था वो,
पर टेररिज्म का एक वजह बन गई। इट वॉज नॉट द ओनली रीजन, बट एक किसी भी स्ट्रगल में, किसी भी मूवमेंट में ना एक टाइम आता है जब एक थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है। उससे पहले कुछ लोग बोलते थे आज़ादी चाहिए, कुछ बोले पाकिस्तान चाहिए, लेकिन जब लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया तो हर पब्लिक का पूरा मूड चेंज हो गया कश्मीर में। उस टाइम फिर एक लहर चल पड़ी कि यार यहाँ डेमोक्रेसी नहीं चल रही। और रही बात कश्मीरियत की, आप कोई भी कश्मीर बुक उठा के देख लीजिए, राज तरंगनी से लेके अभी तक इस वर्ड का कहीं मेंशन नहीं है। ये जब शेख अब्दुल्ला आया 75 में और 77 में जब हुकूमत बनी तो उन्होंने एक नया वर्ड डाल दिया कि कश्मीरियत है, हम इकट्ठे रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कश्मीरियत कुछ नहीं है। कश्मीरियत होती तो 1931 में महाराजागंज में रोड के ऊपर लेडीज का रेप ना होता। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक नैरेटिव्स हैं। और ये इतने इंटेलिजेंट है, कश्मीर से बन के निकलते हैं और हमारे दिल्ली में ऐसे उनको जफ्फी डाल दी जाती है नैरेटिव्स को, इंसानियत, कश्मीरियत, जमहूरियत। पार्लियामेंट में भी बोल रहे हैं, बाहर भी बोल रहे हैं। मैं बोलो यार बात करो, कौन सी इंसानियत? आपने सारे भगा के मार दिए बेचारे बच्चे जो भी थे, रातों रात कश्मीरी पंडित को भगाया आपने। कौन सी जमहूरियत? इलेक्शन आपके हो नहीं पाए, और कश्मीरियत तो कभी था ही नहीं। तो इसलिए ये लोग दिखाते हैं। अगर इवन इफ ये लोग पाकिस्तान के लिए फीलिंग नहीं रखते, इवन इफ इनको ISS से कोई मतलब नहीं है, तो भी दिखाते थे, क्योंकि उनको दिखाने से दिल्ली रिएक्ट करता था, और दिल्ली ऐसे रिएक्ट करता था कि इनके फेवर में। तो ये गेम्स हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। इतना डीप रूटेड ऐसा होता जो अजय, अगर अभी रिसेंटली आप कश्मीर गई होंगी, मैं तो जाता रहता हूँ, तो वहाँ जो माहौल बदला हुआ है इस टाइम। और आप देखिए पंजाब में फार्मर्स प्रोटेस्ट, उसमें ISI फोकस कर रही है, खालिस्तानी एलिमेंट का जो भी ड्रामा चल रहा है, इधर शांत है, बिकॉज यहाँ लोगों ने वो वाली लाइन पकड़नी छोड़ दी। सो ये ऐसा एक डायनेमिक्स है तनवी कि इसमें कुछ भी परमानेंट नहीं। कन्वीनियंस का मैटर है, किसको क्या सूट करता है। ये आज़ादी, ये पाकिस्तान, ये सब ड्रामा है। पाकिस्तान का हाल देखा आपने? आप जाना चाहोगे? कोई जाना चाहेगा पाकिस्तान? कल एक लेडी ने सूट पहना हुआ था जिसके ऊपर हलवा लिखा हुआ था अरबिक में, उर्दू में। हलवा मीन्स ब्यूटीफुल। तो किसने उसको लाहौर में पकड़ लिया, बोला जी ये तो उसने कुरान की आयत लिखी हुई है। एक मौलवी को बुलाया गया, मौलवी ने कहा कि इसको बोलो कपड़े चेंज करो, बुर्का पहन लो। फिर लोग आ गए, इतने में पुलिस की असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट आई, लेडी थी, वो उसको बचा के ले गई। तो जब उस मौलवी को पूछा गया बाद में कि उसमें क्या लिखा था जो आपको अजीब लगा, कहता मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता। तो ऐसे देश में कौन जाना चाहता है? तो ये सब ड्रामे हैं। अभी सब ठीक हो रहा है, डोंट वरी। सर जैसे अभी आपने बोला कि सब ठीक हो रहा है, डू यू थिंक कि कश्मीर टेररिस्ट फ्री कभी हो सकता है? फ्री कभी नहीं हो सकता। पंजाब में आज तक फ्री नहीं हुआ। आप कैसे देखते हो टेररिज्म फ्री? किसी जगह को कैसे डिफाइन करते हो कि एक लेवल ऑफ वायलेंस एक थ्रेशोल्ड से जब नीचे आ जाता है? अगर आप प्रैक्टिकली देखो, ये बड़ा गलत बात है बोलना, बट मैं वैसे कह रहा हूँ एग्जाम्पल। जितने मर्डर्स दिल्ली में एक दिन में होते हैं, उतने कश्मीर में किलिंग्स एक हफ्ते में नहीं होती। दिल्ली में तो किसी को पार्किंग के ऊपर ठोठा देते हैं दूसरे को। रात को यमुना पार तो 2-4 डेड बॉडी वैसे यमुना में तैर रही होती हैं। तो दिल्ली में एवरेज 10 से 12 लाशें हर रात गिरती हैं, 10 से 12 लोग मारे जाते हैं वायलेंस में। कश्मीर में एक डेड बॉडी या एक बंदे को मारा जाता है 1 महीने में, चाहे वो जम्मू का है, चाहे। ऐसे ग्रॉस स्टेटमेंट टू मेक, बट द फैक्ट रिमेंस कि टेररिज्म के नीचे जब लॉ एंड ऑर्डर पे आ जाती है बात, क्राइम पे आ जाती है, तो वो तो किसी भी सोसाइटी में ख़त्म नहीं होता। न्यूयॉर्क इज़ द मोस्ट वायलेंट सिटी इन द वर्ल्ड, 900+ क्रिमिनल इंसिडेंट्स एवरी नाइट। तो वो तो रहेगा, बट हाँ ये जो बंदूक लेके घूमने का कल्चर है और आज़ाद, वो तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है काफ़ी हद तक। पंजाब में भी उन्होंने देखा 2-4 नमूने हमेशा। देखो 5% किसी भी पॉपुलेशन में ऐसे लोग होते हैं जिससे कोई निगोशिएट नहीं कर सकता, जिसको फ्रिंज एलिमेंट्स कहते हो। कश्मीर में कहानी थोड़ी सी ये भी है। अभी जो अभी किलिंग हुई है ना, कभी गोलगप्पे बेचने वाले को मार दिया, कभी किसी सिख टीचर को मार दिया, किसी डोगरे को मार दिया। ये क्या है पता है? मैंने 11 साल सर्विस की है कश्मीर में, तो मैं कश्मीर के हर फेज से गुजरा हूँ, मुझे पता है कैसा होता है। और 11 साल कॉन्टिन्यूस नहीं की, 4 साल, फिर 2 साल की ब्रेक, फिर ऐसे करके। कश्मीरी पंडित जो वहाँ से अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के आए, अभी 2 साल पहले गवर्नमेंट ने हुक्म पास किया कि जिसने अपनी प्रॉपर्टी वहाँ छोड़ी है, जिसके ऊपर नाजायज़ कब्जा है, वो हम छुड़ाएंगे, आप ऑनलाइन अप्लाई करो। प्लस जिन्होंने बेच भी दी थी डिस्ट्रेस में आके, कश्मीरी पंडित यहाँ भाग के आए, पीछे पीछे से उनके पड़ोसी आए,
जी साइन करवा के चले गए, 1 लाख की प्रॉपर्टी 10,000 में बेच। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप यू कैन रिक्लेम दैट। वहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एकर्स, 50 एकड़ 60 एकड़ के बादाम के बाग पे कब्जा कर रखे हैं, एप्पल के ऑर्चर्ड पे कब्जा कर रखा है, और दे आर पावरफुल पीपल। तो जब ऐसी वाला स्टेटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आया और डीसीज को बोला गया कि कंपाइल करो लिस्ट, और लोगों ने अप्लाई करना शुरू किया, तब उनको पता कि ये तो निकल गया मेरे हाथ से, जिसमें 3 मंजिल बिल्डिंग में बैठा हूँ ये तो गई, ये ऑर्चर्ड भी गया। तो उसमें क्या होता है कि कश्मीर में, किसी भी, कश्मीर का पंजाब में भी यही है, जब टेररिज्म फैलता ना तो काफ़ी सारे हथियार आते हैं, फिर बहुत सारे हथियार ज़मीन में दबे रह जाते हैं। जैसे मैं टेररिस्ट हूँ, मेरे पास 4 हथियार हैं, और मैं बाहर गया, मेरे को ठोक दिया किसी ने, मार दिया, 3 मैं कहीं रख के गया तो वहीं पड़े हैं। अब कहाँ पड़े हैं बड़े लोगों को पता होता है। तो कश्मीर में मेरा अपना पर्सनल एस्टिमेट है कि 20 से 25,000 हथियार, पिस्टल्स एंड गन्स हैं, किसी की दीवारों में, किसी की अलमारी के पीछे है, किसी के टॉयलेट के नीचे है, किसी के खेतों में है। ये होता है, दिस इज नथिंग अनयूजुअल। जब हथियार अवेलेबल है, और मेरे पास, मैं वो आदमी हूँ जो इन्फ्लुएंशियल हूँ, मेरे पास 50-60 एकड़ का फार्म मैंने दबा के बैठा हूँ, मुझे पता निकलने वाला है, तो मैं क्या करूँगा। ड्रग बहुत फैला हुआ है कश्मीर में, ड्रग अभी वैसे ही है जो पंजाब में है। कश्मीर, पंजाब उड़ता था तो कश्मीर भी उड़ ही रहा है। तो आप किसी भी बंदे को पकड़ो, 5,000 10,000 रुपये पकड़ाओ, और उसके हाथ में पिस्टल दो, और बोलो वो जो गोलगप्पे बेच रहा है ना, जस्ट इमेजिन, ये दीवान मंदिर के बाहर यहाँ पे अगर एक को गोलगप्पे बेच रहा है, इस गली, ये गली तो बड़ी चौड़ी है कश्मीर में, इतनी इतनी सी गलियाँ 3-3 फुट वाली, कि जाके गोली मार दे, तो वो पीछे से आएगा, उस बंदे को गोली मार के वापस मुड़ेगा, वहीं पिस्टल वहीं नाली में फेंक के अपना फिर पे निकल जाएगा चुपचाप। अब उसको, है तो टेररिस्ट इंसिडेंट, पर एक गुंडागर्दी है। तो ऑलरेडी कश्मीर की जो टेररिज्म है वो एक गुंडागर्दी के लेवल पे आ चुका है। अभी आपने देखा होगा कि कश्मीर में इतना आसान होता तो पुंछ में एक्टिविटी स्टार्ट ना होती। कश्मीर में को नहीं मिल रही सपोर्ट। टेररिज्म तभी सर्वाइव करते हैं जब आपको लोकल्स आपको सपोर्ट करते हैं। अभी कश्मीर में कोई बंदा निकलता है और उसकी 2 मिनट में खबर, मोबाइल सबके पास है, घर बैठ के आप आर्मी को फोन कर देते हो, तो वो डर उनको भी है कि कश्मीरी हाथ से निकल गए, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया रजौरी पुंछ। तो अगर आप कहते हो कि बिल्कुल जीरो किलिंग तो दिल्ली में भी नहीं होती, बट टेररिज्म जिसका इफेक्ट पड़ेगा, टेररिज्म का एक वो होता है, डर का बिजनेस होता है, लोगों को डराना होता है आपने, वो इट विल डाई डाउन। जैसे पंजाब शांत हो गया था 90s में, इक्का दुक्का चलता रहेगा, बट वो आप तो शायद पैदा नहीं हुए थे जो टेररिज्म उस टाइम था, अब तो कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी गॉन मच बियॉन्ड दैट, सेटल हो जाएगा एक दिन। जैसे आपने बोला कि अभी कश्मीर में थोड़ा डाउन हो रहा है, तो हमारे जैसे अभी हमने सुना था कि यहाँ पे सोल्जर्स मारे गए हैं, रजौरी पुंछ वाली साइड हो रहा है, उसका रीजन कुछ? उसका रीजन यही है कि तो कश्मीर में सपोर्ट नहीं मिल रही उनको। कश्मीर में सपोर्ट नहीं मिल रही, तो कैसे सपोर्ट नहीं मिल रही? 2 तरीके से नहीं मिल रही। एक तो लोकल्स आपको हेल्प नहीं कर रहे, आप किसी के इंटेलिजेंस दे देते। दूसरा, लोकल लोग गन उठाने के लिए राजी, लड़के तैयार नहीं है। जैसे 90s में था, 90s में क्या था कि इन्होंने बोला था कि हर घर से जा तो एक बेटा दो, या 1 लाख रुपए दो, जब शुरू हुआ था। इसलिए आपने देखा होगा कि किसी भी अमीर का बच्चा टेररिस्ट नहीं बना, क्योंकि उन्होंने 1-1 लाख रुपए दिया, और अपने बच्चों को बेंगलोर, दिल्ली, वो इंजीनियरिंग करने के लिए, क्या था महाराष्ट्र, औरंगाबाद, सबको इंजीनियर बना दिया उन्होंने। वो हैं सारे, जो भी कोई दुकान खोल के बैठा है, शॉल बेच रहा गोवा में, लेकिन वो सारे इंजीनियर्स हैं। गरीबों के पास पैसा नहीं था कि उन्होंने ज़मीनें बेची। तब 1 लाख 90 में 1 लाख रुपए की कश्मीर में 10 कनाल जगह बिकनी, आज का रेट नहीं थे ना उस जमाने में। और जो बिल्कुल ही गरीब थे उन्होंने अपने बच्चे दे दिए, और कईयों ने इसलिए भी बच्चे दिए कि कश्मीर में ये हालत आ गई थी कि अगर आपके घर के अंदर आपका बेटा टेररिस्ट नहीं है, तो आपके घर वालों को दूसरे आके तंग करेंगे, आपकी माँ बहनों को तंग करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी को छीनने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें थी कि कश्मीर में वो सपोर्ट उनको मिली। अब वो फेज़ ख़त्म हो गई। तो अब क्या चाह रहा है, जो कि 99 में जब कारगिल हुआ था उस टाइम भी हो गई थी सिचुएशन इस टाइप की, कि इन्होंने बाहर से कुछ बहुत भेजने शुरू किए। पहले पठान आते थे 93-94 में, लेकिन जब तालिबान 1 बना अफगानिस्तान में, उसके बाद अफगानिस्तान में बंद हो गए। सो अभी ये सीन है कि जो पाकिस्तान पंजाब से टेररिस्ट आते हैं LUT के, वो लोग जो आते हैं तो वो कश्मीर में पहचाने जाते हैं। एक तो उनको लैंग्वेज नहीं आती, और नॉन कश्मीरी है, वो पहचान लेते हैं। तो चाहे फेरन पहन लो, जो मर्जी कर लो। हम लोग भी ऑपरेट करते थे दूसरे ड्रेस में, थोड़ी बहुत कश्मीरी समझते तो चल जाता था, बट उनको पता चल जाता है।
जूते हमको ऐसे पहने होंगे, कोई ऐसी ना कोई चीज़ दिख जाएगी उनको पता ये नहीं है। इस बेल्ट में क्या है, जब कश्मीर में सपोर्ट खत्म हुई तो रजौरी पुंछ की जो बेल्ट है और इसके सामने जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का इलाका है, जो कि रजौरी पुंछ का इलाका था, वहाँ के रेजिडेंट और हमारे रेजिडेंट की लैंग्वेज, कपड़े पहनने का, चलने का, बोलने का तरीका सेम है। तो उन लोगों को उन्होंने यहाँ भेजा। कश्मीर में वो जाएंगे, तुम्हारे जाएंगे, और प्लस ये बिल्कुल पास में है। आप रजौरी पुंछ बेल्ट में तो आपको 10-10 किलोमीटर तो पाकिस्तान का टावर नजर अपने इसमें आते हैं, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए उन्होंने यहाँ पे हीटअप होना शुरू हो गया। और गलती इधर से ये हुई है थोड़ी सी कि जब महबूबा आई थी उसके बाद ये VDC जितनी बनाई थी गांव में, रजौरी पुंछ में VDC थी, किश्तवाड़ विलेज डिफेंस कमेटी, यहाँ पे ये जो एक्स सर्विसमैन और एक्स पुलिस वाले या वैसे यंगस्टर्स हथियार लेके अपनी डिफेंस खुद करते हैं गाँव का, वो सब खत्म हो गया, बंद कर दिया था। और जब चाइना ने गलवान में किया इंसिडेंट 2020 में, बिकॉज 2019 में जब आर्टिकल 35A और 370 को डाइल्यूट किया गया तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। इमरान खान ने एक ट्वीट की थी बस, उस ट्वीट के अलावा कुछ नहीं कर पाया। पाकिस्तान का जो बड़ा भाई है चाइना, वो हमेशा चाहता कि मैं खुद लड़ूं बाकी लड़ लें, तो उसने पाकिस्तान के लिए की विंडो खोली कि गलवान में घुस गए। लद्दाख में जो चीज़ें हुई, सारी आर्मी बुद्धल, रियासी, रजौरी, पुंछ की काफ़ी सारी फौज रातों रात वहाँ चली गई और यहाँ पे खाली रह गया काम। फिर 1-2 साल कुछ नहीं हुआ और फिर सडनली 22 के बाद स्टार्ट हो गया, वैक्यूम आ गया था। तो अभी हो गया, उसको कर लिया कि बॉर्डर तो हमारा इंटैक्ट था, बॉर्डर से नहीं हटे, पीछे से हट गए थे डीपर एरिया से। तो ये 2-3 रीज़न है। एक कश्मीर में सपोर्ट नहीं है, दूसरा यहाँ आर्मी का वैक्यूम था, और तीसरा लैंग्वेज एंड शक्ल सूरत सब कुछ सेम है। तो एक बंदा वहाँ से क्रॉस करके पुंछ रजौरी में आ जाता है, उसको बेसिकली 1-2 लोग चाहिए सपोर्टर बस, जो उसे गाइड कर दें, तो उसको पहचानना मुश्किल होता है, पता नहीं चलता बाहर से आया क्या से। सर अभी आपने ना थोड़ी देर पहले मेंशन किया कि आप कश्मीर में सर्विस आपकी हुई है, कैसा कोऑर्डिनेशन रहता है? क्योंकि ऑब्वियसली अगर RR वहाँ पे रहेगी, जम्मू कश्मीर की लोकल पुलिस वहाँ पे रहेगी, CRPF रहेगी, तो उन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा रहता है? देखो 90s में तो जम्मू कश्मीर पुलिस डिफंक्ट हो गई थी, थाने के अंदर आके सोते थे वो रात को, और JK प्री ने तो अपनी हथियार थानों के अंदर लॉक करके रखे होते, बाहर डंडा लेके जाते थे, वो छीन लेंगे। फिर एक बहुत अच्छी फोर्स बनी JKP की, SOG, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप। उसमें मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स और जवान जो थे जम्मू के थे, डोगरे। फिर डोगरे याद आए और SOG ने जाके फिर बहुत अच्छे ऑपरेशन किए, बहुत ज़्यादा। और इक्वान जब बाद में खड़ी हुई, इक्वान जो स्टैंडर्ड मिलिटेंट्स के साथ, वो सारा SOG का काम था, कमाल किया उन्होंने, कोई डाउट नहीं। तो उस टाइम क्या होता था कि जो कंट्री साइड है वो आर्मी के पास रहती थी, गाँव, रिमोट एरिया, जंगल सारे हमारे पास। टाउन्स जो थे वो CRPF के अंडर थे, CRPF और BSF के अंडर। और SOG और CRP BSF जब भी डिप्लॉय होती है इन ड्यूटीज पे, तो लोकल पुलिस के अंडर होती है। तो JKP का ओवरऑल कंट्रोल था, लेकिन ऑपरेशंस करते थे CRPF की। गर्ल्स बटालियन भी थी श्रीनगर सिटी में, जो प्रोटेस्ट होते थे तो वहाँ उनको हैंडल करने के लिए लेडीज पुलिस जो थी, लोकल तो करते नहीं थे, तो CRPF की महिला बटालियन, BSF वाले, SSB वाले, पर उनका ओवरऑल कोऑर्डिनेशन होता था JKP के साथ। और SOG भी JKP का ही पार्ट थी, तो वो टाउन्स के अंदर ऑपरेट करते थे आपस में, हम लोग बाहर करते थे। फिर बाद में जब सब खत्म होना शुरू हो गया, ठंडी होनी, फिर एक यूनिफाइड हेडक्वार्टर बना, जहाँ पे हमारा कमांड हेडक्वार्टर जो उधमपुर में है, और कोर हेडक्वार्टर एक नगरोटा में है, एक श्रीनगर में है। तो यहाँ के कोर कमांडर, आर्मी कमांडर, पुलिस के DGP, IG कश्मीर, IG जम्मू, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर उसका चेयरमैन होता है, अभी गवर्नर साहब हैं। तो एक वो हायर लेवल पे वो कोऑर्डिनेट करते हैं। लेकिन जब, जैसे आपने पूछा, ग्राउंड पे जब बात होती है, तो हमारे ऑपरेशन में पुलिस वाले इंटरफेयर नहीं करते थे, पुलिस वाले में हम नहीं करते थे। लेकिन जब बुरहान वानी करके एक सोशल मीडिया बनाया गया, पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत की, रातों रात उसको इतना फेमस कर दिया, और वो इतना डरपोक था कि जब वो मरा तो उससे एक गोली फायर नहीं हुई थी, रो रहा था, वो फायर नहीं कर सका था। हालांकि कश्मीर में उसकी इतनी बड़ी इमेज बना दी, लड़कियां मरती थी उसके ऊपर की यही है बस। वो इतना डरपोक था कि उसका सुसु निकला मुझे पता नहीं, कि जो मैंने देखा नहीं, बोल नहीं सकता, उसको फायर नहीं कर सका था वो, डर के मारे। बुरहान वानी के बाद में पत्थरबाजी बहुत ज़्यादा 2010 में स्टार्ट हुई थी। 2010 में लाल चौक, हजरतबल, यहाँ पत्थरबाजी होती थी। बुरहान वानी के मरने के बाद ऑपरेशंस के आगे पीछे जहाँ आर्मी ऑपरेशन करती थी, वहाँ पे लोग इकट्ठे होके, बिकॉज मोबाइल सर्विस आ गई, पहले मोबाइल था नहीं कश्मीर में बड़े साल, तो लोग इकट्ठे हो जाते थे। तो फिर एक नया सिस्टम शुरू हुआ है
कि आर्मी अंदर ऑपरेट कर रही है, जो फायरिंग हो रही है, उसके बाद सीआरपीएफ आती है जो लोकल मॉब को कंट्रोल करती है। उसमें सीआरपीएफ भी हो सकती है और जेकेपी भी हो सकती है, मिक्स हो, बिकॉज सीआरपीएफ हमेशा लोकल पुलिस के अंडर ऑपरेट करती है, वो पता नहीं होता इलाके का। तो वो कोऑर्डिनेशन जो अब फिर एक किस्म से एसओपी बन गई कि जब भी किसी भी इलाके में ऑपरेशन होता है तो जो आर्मी का जो भी कंपनी कमांडर है या सीईओ है, वो फिर अपने जो पुलिस का जो एसपी है, जैसे एसपी है, उसको इन्फॉर्म करता है। इधर ऑपरेशन स्टार्ट होता है तो पुलिस वाले आ जाते हैं और वो फिर ये यकीन करते हैं कि जो अंदर ऑपरेशन हो रहा है उसको डिस्टर्ब ना करें। पत्थरबाजी का ये सिस्टम होता था कि अंदर घेरा हुआ किसी टेररिस्ट को, तो इधर इनको डिस्टर्ब करो, पत्थर मारो आर्मी, ताकि इधर को मुड़े पीछे से निकल जाए। तो वो अभी उसको टैकल कर लेते हैं। बाकी कई बार चलते चलते इनको सिटी में कोई गया हुआ और हो गया। अदरवाइज एज ए रूल बिल्ट अप एरिया जैसे सिटीज़ हैं, कश्मीर की बारामूला है, श्रीनगर है, अनंतनाग है, उसके अंदर जब आर्मी ने ऑपरेट करना है तो वो फिर पूरा कोऑर्डिनेट होके जाता है। फिर कई बार आर्मी पुलिस वालों के पास खबर होती है, बिकॉज उनके पास खबर ही ज़्यादा होते हैं, लोकल्स होते हैं, तो उनको खबर आती है लेकिन उनको पता वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। बिकॉज एसओजी को बड़ा वीक किया था महबूब मुफ्ती के टाइम पे, बहुत वीक कर दिया था, एसओजी खत्म कर दी थी उन्हें, वो भी दोबारा बनी। और एसओजी में हमारे जो जम्मू के जाम हुए थे बहुत मारे गए, बहुत अफसर, बहुत जवान शहीद हुए, बहुत सारे। तो बीच में उसको तोड़ दिया गया, उसको ह्यूमिलेट किया गया, तो उनका एजेंडा इनको तो यही था ना। तो अभी फिर जब एसओजी दोबारा बनी तो कई बार ऐसा होता है कि एसओजी भी छोटी टीम में काम करती है, 1 जिप्सी 2 जिप्सी, तो कई बार ऐसा खबर आ जाती है कि पता कि बहुत बड़ा ग्रुप है या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टेररिस्ट है जिसके साथ बहुत सपोर्ट है, तो फिर पहले कोऑर्डिनेट होता है, तो फिर हम लोग जॉइंट ऑपरेशन करते हैं। बट जितना मर्जी प्रेस रिलीज हो ना, जॉइंट ऑपरेशन ऑन ग्राउंड क्या होता है, आर्मी लड़ती है अंदर और पुलिस वाले बाहर वाला जो घेरा है मॉब कंट्रोल का ध्यान रखते हैं। इंटेलिजेंस पुलिस वालों ने दी। अभी जेकेपी में भी जांबाज अफसर ऐसा तो नहीं है ना कि सारे बहादुर एक आर्मी में, वैसा कुछ नहीं है। देयर आर गुड पीपल, यंग जो अफसर नई जनरेशन आ रही है तो जाते हैं साथ में ऑपरेशन, साथ में भी चलते हैं, पर वो सारा पहले कोऑर्डिनेटेड होता है। ये एकदम से नहीं होता कि आप ऑपरेशन में आ रहे हो पीछे से भी आ गए और आपने पता आ गया, ऐसा नहीं। सारा अगर पुलिस की इंटेलिजेंस है, उनके पास बंदा जो कि शिनाख्त कर सकता है, बंदे को पहचान सकता है, तो नेचुरल उसको साथ लेके जाते हैं। तो उसमें ये नहीं है क्रेडिट वाला गेम नहीं लड़ते हम लोग, ऐसा आपने फ्रिक्शन नहीं देखी। कभी ट्वीट करते हैं तो जेके पुलिस वाले ये कर देते हैं जॉइंट ऑपरेशन बिटवीन पुलिस सीआरपीएफ एंड आर्मी वाला ट्वीट करे था, वो लिखा आर्मी पुलिस एंड सीआरपीएफ। वो ठीक है, इतना चलता है। बट आपने देखा होगा जितनी कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी इकट्ठे करते हैं। हाँ जी। तो वो अच्छी, इट्स ए गुड साइन, क्योंकि आप अपने लिए थोड़ी कर रहे हो, आप देश के लिए कर रहे हो, बेल्ट पहन रखिए, तो ठीक है, दैट्स ऑल। ये होता रहता है कोऑर्डिनेशन टाइम से। Exactly. Now that we are talking about Kashmir, Jammu, let's talk about Pakistan occupied Jammu, Gilgit, Balochistan. Do you think it's really feasible कि हम ले पाएंगे पीओजे के, या फिर अभी इमेजिनेटिव ही है? देखो, फिजिबिलिटी एक चीज है, जरूरत क्या है वो दूसरा क्वेश्चन है। अगर आप इस इलाके को देखते हो, क्योंकि छंब तो बाद में दिया हमने, छंब से शुरू करते हो, ऊपर मीरपुर, बिम्बर, मीरपुर, कलंदरी, रावलकोट, बाग, ये पूरा इलाका अंडर डेवलप्ड है। ना सड़कें हैं, ना कॉलेजेस हैं, कुछ भी नहीं बनाया वहाँ पे। ये जिनको बड़ी तलब थी ना पाकिस्तान जाना, पाकिस्तान ने इनको वोटिंग राइट भी नहीं दी है। तो ये जो सो कॉल्ड पीओजे है, ये टोटली अंडर डेवलप्ड है। इसमें कोई मिनरल, कोई कहते हैं कोई गोल्ड सिल्वर कुछ नहीं है, ठीक है। और आप अपना इलाका देखो, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो हमारा पुंछ भी अंडर डेवलप्ड है, पुंछ जोरी में भी कुछ नहीं है। तो आप उस ऐसे इलाके को लेने के लिए अपनी फौज मरवाओगे, क्योंकि लड़ोगे तो लोग तो मरेंगे, जिसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। प्लस वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो टोटली रेडिकलाइज्ड है। क्यों? जब ये टेररिज्म यहाँ चलता था तो सारे कैंप जो थे टेररिज्म वाले, वो सारे पीओजे के में लगते थे, आपने भी सुना होगा पूरे। तो जो बच्चे वहाँ गली मोहल्ले में घूम रहे हैं, उन्हीं के बीच में टेररिस्ट भी घूम रहे हैं राइफल लेके। तो एक बच्चे को बड़ी फैसिनेशन होती है राइफल के साथ, गन के साथ हमेशा। तो उनके भी दिमाग में वो उसी तरीके से चलते हैं कि हम भी एक दिन बड़े होंगे और हम भी ऐसे गन लेके घूमेंगे। तो रेडी। उसके बाद जो हमारे यहाँ जवानों के सिर काट लिए जाते थे कभी कभी, तो उनको वहाँ रावलकोट के चौक में डिस्प्ले पे रखते थे, जिसको बच्चे भी देख रहे हैं, औरतें भी देख रही हैं। तो इस्लाम जीत गया है ना, काफिरों को मार दिया। तो वो जो पॉपुलेशन है वो रेडिकलाइज्ड है।
तो ऐसे रेडिकलाइज पॉपुलेशन को आप अपने साथ, और कितने वो 40 लाख हैं, 4 मिलियन, 40 लाख आप और मिला लो अपने साथ, और सैप पे डाल लो, आगे शहीन बाग नहीं काबू हो रहा। तो मैं कहता हूँ कि यार ऐसा है, आपको लेना है तो लेने को तो हम ले सकते हैं, पाकिस्तान की औकात ही नहीं लड़ाई लड़ने की है, पाकिस्तान फिनिश्ड है, खत्म। पीओजेके का जो इशू है ना, वो इंडिया और चाइना के बीच में है। वो क्यों है मैं आपको बाद में बताता हूँ, कि मैं अभी पीओजे की बात कर रहा हूँ। तो जे में ये है कि हमारी फौज चाहे, क्योंकि जब अभिनंदन को जब उन्होंने छोड़ने से मना किया था, तो उस दिन रात को प्लान था, ये पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल को हमने निकाल देना था, उड़ा देना था। अगली तरह अभिनंदन ऑपरेशन कर दिया उन्होंने। तो वो कैपेबिलिटी हमारे में है। पाकिस्तान आर्मी के पास आज ना अम्यूनिशन है ना पेट्रोल डीजल लड़ने के लिए, बुरा हाल है पाकिस्तान का। हम अच्छे हैं तो हम उसको एक्सप्लॉइट नहीं करते। अगर इसको उल्टा करके देखो, अगर इंडिया का ये हाल होता और पाकिस्तान इंडिया इतना स्ट्रांग होता तो और खा गया होता पीओजेके को, हमारे अपने वो है। बट मूड क्वेश्चन ये है कि हमें क्या जरूरत है हम लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए, जब हमारे इंडिया के अंदर भी हमें पता है कि जो जनरल विपिन रावत कहते थे कि 2.5 दुश्मन है, पाकिस्तान है, चाइना, और हमारे 0.5 अंदर है। उस 0.5 में आप और रेडिकलाइज लोगों को क्यों लाना चाहते हो? ये हो गया पीओजे। जब आप गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाते हो, गिलगित बल्तिस्तान की जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है वो शिया थे सारे। उन लोगों ने ये टेररिज्म वाला कहानी नहीं देखी, बिकॉज वो बड़ी दूर है, कटे हुए हैं, लद्दाख के उस तरफ है। पाकिस्तान ने वहाँ पे सुन्नी पॉपुलेशन को बसाया ज़बरदस्ती, और उनकी डेमोग्राफी जो 100% शिया थी आज 60-40 पे आ गई है। बट वो जो लोग हैं, वो जब वो अलग भी हुए थे तो उन्होंने अपनी एक अलग आज़ाद कंट्री बना ली थी, उसका नाम रखा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। और उनको ब्लैकमेल करके पाकिस्तान लेके, उनको पाकिस्तानी आर्मी वहाँ पे नहीं आई थी, यहाँ तो कबायली घुसे थे ना, वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, ब्रिटिश ने उनको दिया था। क्यों दिया था वो बड़ी लंबी कहानी है। वो अगर हमें मिलता है तो वहाँ से जो रास्ता मिलता है हमें जाने के लिए, हम सीधा जाके अफगानिस्तान का वुखान कॉरिडोर है, और वहाँ से हम तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया में एक्सेस मिलती है, जहाँ पे एनर्जी है वर्ल्ड का नेक्स्ट। अगर नेक्स्ट लड़ाई पानी पे और एनर्जी पे होनी है तो इंडिया की जो सिक्योरिटी एनर्जी की वो सेंट्रल एशिया में, जो कि वहाँ का गैस और जो पेट्रोलियम है वो सबसे सस्ता पड़ता है हमें। तो वो जो एक्सेस हमें मिलेगी, और रशिया एक कॉरिडोर बना रहा है जो रशिया से लेके ईरान में आ रहा है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उसको एक्सेस करने में हमारी और उस कॉरिडोर के बीच में बैठा हुआ पाकिस्तान, जो कभी मानेगा नहीं। तो हमारा कोई एम्बिशन ही नहीं है कि हम पाकिस्तान को कैप्चर करें, हमारा एम्बिशन है अपना पीओजे वापस ले। तो फिर ये आता है कि फिर ऐसे हो सकता है कि भाई आप एक तो अपने आप वापस आएगा, क्योंकि जब पाकिस्तान टूटेगा, जो टूटने की कगार पे है, अभी अमेरिका उसको बचा के रखा हुआ है, बिकॉज अमेरिका अपनी गेम चाइना के खिलाफ पाकिस्तान में खेल रहा है। बिकॉज जो मैंने कहा कि पीओजे का इशू अभी इंडिया और चाइना के बीच में है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में सीपेक जो उनका आता है, सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो गिलगित बल्तिस्तान से होकर गुजर रहा है। वहाँ पे चाइना ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी है, उनके पावर हाउसेज हैं, डैम्स हैं। तो अगर आप इंडिया उसको लेने की कोशिश करता तो चाइना को तकलीफ होगी, पाकिस्तान को कुछ नहीं हो। तो दे आर कैपेबल ऑफ टेलिंग चाइना कि यार पैसे जो लोन माफ़ कर दो, रख लो इलाका अपने पास। पहले भी शख्सगाम, जो उस इलाके का शख्सगाम काट के इन्होंने 63 में चाइना को दे दिया था, हमारा इलाका था वो। तो उस इलाके को लेने का ये बेनिफिट है कि हमें सेंट्रल एशिया को एक्सेस मिलती है थ्रू अफगानिस्तान। रावलाकोट, बाग, कलंदरी, मीरपुर लेने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। बट अगर से पाकिस्तान टूटता है, जैसे कि एंटिसिपेटेड है कि पश्तूनिस्तान अलग हो जाएगा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, सिंधु देश अलग हो जाएगा, पंजाब अलग से रहेगा, और ये पाकिस्तान पीओजे के हमारे पास अपने आप आ जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैं तो ये कहता हूँ कि गिलगित ही शुरू से ही, गिलगित बल्तिस्तान आज़ादी की बात करते हैं शुरू से ही, तो उनको आज़ाद ही रहने दो। जैसे हमने भूटान को लुक आफ्टर किया, उसको आप अपना प्रोटेक्शन दे दो, आर्मी अपनी डिप्लॉय कर दो उनके प्रोटेक्शन के लिए, पर उनको इंडिपेंडेंट रहना दो। मतलब ठीक है, इंडिया में आना तो पासपोर्ट या किसी स्पेशल डॉक्यूमेंट पे आए, हम लोग भी वहाँ जाएँ ना। सेम जो पीओजे के वाले हैं, अब एक थॉट प्रोसेस ये भी है कि 10 साल के लिए इनको क्वारंटाइन में डाल दो, इनको जो डी रेडिकलाइज करो, जो कि बड़ा मुश्किल है। लेकिन पीओजे के में एक ये भी फैक्ट है कि जो 4 मिलियन पॉपुलेशन है पीओजे की, उसमें से 2 मिलियन पॉपुलेशन पीओजे में नहीं रहती, बिकॉज यहाँ ना जॉब्स हैं, 18-20 घंटे लाइट नहीं आती। हालांकि वहाँ बिजली वहाँ पैदा होती है। मीरपुर का जो पानी का बहुत बड़ा मंगला डैम है, उसका पानी मीरपुरियों को अलाउड नहीं है पीना, वो सारा पानी पंजाब में जाता है, पाकिस्तान के सारी बिजली पंजाब में जाती है, तो वहाँ लोगों को काम नहीं मिलता। तो उसमें से 4 में से 2 मिलियन लोग बाहर हैं, बच्चे, बुजुर्ग और लेडीज़ वहाँ रहती हैं, बाकी जो काम करने के काबिल हैं बाहर हैं। उसमें से आधे गल्फ में है, जो वेस्ट एशिया में है, इराक तक के है, और बाकी जो पाकिस्तान की बाकी जगह लेबर वगैरह काम करते हैं। वो लोग काफ़ी एंटी पाकिस्तान है,
बिकॉज उनको लगता है कि इतने सालों में पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं किया। लेकिन उनके एंटी पाकिस्तान जब वो कहते हैं हमें चाहिए आज़ादी, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हमारा मीडिया बोलता हो देखो ये दे वांट टू कम टू इंडिया, ऐसा कुछ नहीं है। दे वांट आज़ादी फ्रॉम पाकिस्तान, दे हेट पाकिस्तान, दे मे नॉट रियली नेसेसरली मीन दे लव इंडिया। तो ऐसी पॉपुलेशन को ज़बरदस्ती मिलाने का मुझे तो कोई सेंस नहीं लगती। पर अगर है तो वही तरीका है कि उनको फिर एक सेपरेशन में रखो। आप करेंसी अपनी यूज़ करो, डिफेंस अपना लगा दो, और जो रोड्स एंड कम्युनिकेशन अपनी डेवलप करो खुद। लेकिन उनकी आइडेंटिटी अलग रखो। जब उनको इंडिया में आना तो डॉक्यूमेंट्स पे आए, और जब हम वहाँ घूमने जाते हैं तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स पे जाएं, ताकि एक चेक रहे। यू कांट अलाउ। और अनएम्प्लॉयड लोग हैं, क्या करोगे? एक बार ले लिया उनको नौकरी कहाँ से दोगे? उस एरिया को डेवलप कैसे करोगे? और वहाँ पे अब यूनिवर्सिटी बनानी पड़ेगी, मेडिकल हॉस्पिटल्स नहीं है, उतना खर्चा करोगे आप उस बैरन लैंड में, फ़ायदा कोई नहीं। गिलगित बल्तिस्तान लेते हो तो आपको फ़ायदा है, वहाँ पे जितना इन्वेस्ट करोगे आप सीधा जा रहे हो सेंट्रल एशिया, मगर उसमें चाइना को तकलीफ है बहुत ज़्यादा। तो आएगा तो ज़रूर, बिकॉज पाकिस्तान रहेगा नहीं, जिस शेप में पाकिस्तान है ये रहेगा नहीं। जब टूटेगा तो आएगा, हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी भी क्या है। Sir, how do you see Jammu and Kashmir in 10 years? Do you think कि जम्मू को जो उससे डिस्टिंग्विश पहचान छीन ली गई हुई है वो वापस मिलेगी? कैसे देख रहे हैं आप जम्मू एंड कश्मीर को? देखो, मैं तो कोई भी डोगरे को पूछे वो बोलेगा जम्मू अलग कर दो, जम्मू अलग स्टेट कर दो। जम्मू स्टेट एरिया में इतना बड़ा है, पुंछ से लेके भद्रवाह किश्तवाड़ इधर कठुआ तक की हमारी स्टेट बन सकती है। हमारी जम्मू जो एरिया है वो उत्तराखंड जैसी स्टेट से बहुत बड़ा है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप उसको इंटरनेशनल लेवल पे देखते हो तो ऑलरेडी पाकिस्तान और जो पाकिस्तान से एफिलेटेड लोग हैं, एक हमारी कश्मीरी पंडित काली वापस भेजी नताशा कोल, ये लोग क्या बोलते हैं इंटरनेशनल फोरम में, जब हमारे राहुल गांधी जी क्या बोलेंगे, अभी गए हुए हैं बाहर, तो ये बोलते हैं कि देखो कश्मीरियों पे दिल्ली का राज है, गवर्नर रूल है, कश्मीरियों पे दिल्ली के राज, दिल्ली से राज, बट यूटी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल जी। उसमें अगर आप कश्मीर की स्टेट नहीं बन सकते, कश्मीर इज टू स्मॉल। उसको अगर आप यूटी बनाते हो और जम्मू को स्टेट बनाते हो, लद्दाख को यूटी या स्टेट, लद्दाख का एटलीस्ट एरिया बहुत बड़ा है तो वो स्टेट बनने के काबिल है, बिकॉज कल को गिलगित बल्तिस्तान आएगा तो लद्दाख से जुड़ेगा, पुंछ रावलाकोट इलाका आएगा तो जम्मू से जुड़ेगा। कश्मीर का तो जितना है उतना ही है, कश्मीर का कोई पार्ट है ही नहीं उधर। तो उस हालत में क्या होता है कि एक लेवल पे लगता है कि हाँ, वो लोग ये बात नहीं करते कि जम्मू कश्मीर में पंचायत के इलेक्शन हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे हैं, सारे इलेक्शंस हो रहे हैं, सिर्फ एमएलए के इलेक्शन, असेंबली के इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। तो नोबडी बॉदर्स, नैरेटिव हमारे खिलाफ होता है और हम लोग इतने टिमिड हैं एज इंडियंस कि हम उसको काउंटर नहीं करते। पाकिस्तान हमेशा कहता है यूएन यूएन यूएन, तो हमें बोलना चाहिए। मैंने आर्टिकल भी लिखा था कि एक्सेलसियर में भी आया था कि यार चलो यूएन में इंडिया शुड से ओके लेट्स फॉलो यूएन क्या कहता है। यूएन की रेजोल्यूशन कहती है कि प्लेबिसाइट होगा, लेकिन पहली कंडीशन क्या है कि पाकिस्तान आर्मी पूरे पीओजेके से बाहर निकलेगी और इंडियन आर्मी भी कम की जाएगी, यूएन के ऑब्जर्व करो करके देखो। कोई कश्मीरी पाकिस्तान नहीं जाना चाहता क्योंकि प्लेबिसाइट में चॉइस होगी इंडिया और पाकिस्तान, आज़ादी की चॉइस है ही नहीं। तो हम लोग इतने डिफेंसिव पे रहते हैं, हम कहते हैं नहीं जी शिमला एग्रीमेंट हो गया तो वो तो खत्म हो गया, यूएन की जो क्लॉज थी वो नॉन इन्फोर्सेबल है, ऐसे बड़ी क्लॉजेज हैं, कोई मतलब नहीं है। क्यों हम ऐसे डिस्कशन करते हैं? हमें कहना जी आओ जी कराओ प्लेबिसाइट, और अगर प्लेबिसाइट करके हम सारे लोग एक्चुअली पाकिस्तान जाना चाहते हैं, जाने दो फिर। पाकिस्तान ने खुद प्लेबिसाइड नहीं कराया, बिकॉज जिना के डॉक्यूमेंट्स पेपर्स पढ़ो वो क्लियरली लिखता है कि प्लेबिसाइड होगा तो हार जाएंगे, क्योंकि कश्मीर में जो उन्होंने किया था लेडीज के साथ, जब पुंछ जोरी में किया था तो किसने हमको वोट देना था? तो हम डिफेंस पे रहते हैं हमेशा, पीछे ना बैकफुट पे। इसी तरीके से अभी गिलगित बल्तिस्तान में गंदम का प्रॉब्लम चल रहा था, हमको वहाँ गेहूँ पाकिस्तान से आता है, उनके पास कुछ है नहीं सब्सिडी पे, वो के रेट बढ़ गया। तो मैंने आई थिंक परसों मेरा आर्टिकल आया था एक्सेलसियर में कि भाई हम अपने जहाज भेज के क्यों वहाँ पे ड्रॉप नहीं कराते एयर ड्रॉप। हमने श्रीलंका में 87 में जहाज भेज के फॉरेन कंट्री में तमिलियन पॉपुलेशन के लिए ड्रॉप, जो राशन आप ड्रॉप कर रहे हो उससे पॉपुलेशन कितना खाएगी? वो ज़्यादा फट जाएगा, पानी में गिरेगा कहाँ पता नहीं। एक सिंबॉलिक होता है कि ये हमारा हमने किया। तो उस टाइम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे किया था, ये तो हमारा इलाका है, हमने पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन ले रखा है हमारा। तो जब पीओजेके में या गिलगित बल्तिस्तान में गंदम के लिए लोग रो रहे हैं तो यार 4 जहाज भेजो और जाके 10 बोरियां फेंक के आ जाओ, मेड इन इंडिया लिख के उसके ऊपर। तो हम एक्सर्ट नहीं करते हैं अपने आप को, ये मेरा बहुत बड़ी क्रिब है।
तो इसीलिए जब ये लोग बोलते हैं कि कश्मीर का रूल जो है वो दिल्ली से हो रहा है, तो हम तब भी उठ के नहीं बोलते कि भाई बाकी सारे इलेक्शन हो रहे हैं, सिर्फ असेंबली का नहीं हो रहा। तो आइडली जम्मू और कश्मीर शुड बी सेपरेट। लेकिन अब उसमें बात आती है जम्मू की लीडरशिप की। अगर आज आंख बंद करके आप एक लीडर का नाम लो जम्मू डोगरे का, जिसको आप चीफ मिनिस्टर, एक को होम मिनिस्टर, एक को फाइनेंस मिनिस्टर, मेरे को कैबिनेट नजर नहीं आती। आई डोंट फाइंड दोज फेसेस हियर। 10 साल के बाद आई बिन राइटिंग एंड सेइंग दिस कि आप 10 साल इलेक्शन कराओ, यहाँ पे जो भी कराना ड्रामा कराते रहो, यूटी बना के रखो, गवर्नर के अंडर रखो इसको। 10 साल में जो नए नए लड़के बच्चे पैदा, लड़के लड़कियां जो पंचायत से निकल के आ रहे हैं, डीडीसी मेंबर बनने, वो जब ऊपर आएंगे और एक नई लीडरशिप, मैंने कहा ना काल चक्कर है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि जम्मू डूबता ही जाएगा, कहीं ना कहीं वो आएगा, अपना प्लेस रिक्लेम करेगा, उसके लिए आप ही जनरेशन में करना है। तो 10 years डाउन द लाइन इफ यू हैव गुड लीडरशिप, उधर पाकिस्तान टूट फूट जाता है, हमारे हिस्सा वापस आ जाता है हमारे पास, तो किशनगंगा, नीलम वैली जो गुरेज सारा वो कश्मीर के साथ मिला के, देन यू कैन हैव स्टेट ऑफ लद्दाख, स्टेट ऑफ कश्मीर एंड स्टेट ऑफ जम्मू अलग से। जब तक कश्मीर का इशू चल रहा है और जब तक पाकिस्तान जिंदा है, तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे लगता नहीं कि हमें सेपरेट करेगी। और इस 10 साल में हमारी अगर लीडरशिप अच्छी बन जाती है, तो क्योंकि लीडरशिप के बिना डेमोक्रेसी नहीं चलती। आज देखिए आप ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। आप एक एमएलए के घर में कभी भी घुस सकते हो, अच्छा है बुरा है, खाओ हुआ करप्ट है, कहीं भी जाओगे तो पॉलिटिशियन है ना, हर एमएलए के घर में हॉल होता है, वहाँ लोग बैठते हैं, वो झूठी मूठी एप्लीकेशन पे साइन कर रहा होता है, बात सुनता है जी। आप किसी कमिश्नर सेक्रेटरी घर जा सकते हो, आप डीसी का घर में जा सकते हो, नॉर्मल बंदा नहीं जा सकता। ब्यूरोक्रेट्स से नहीं कंट्री, ब्यूरोक्रेट्स ऑफिस में ठीक है, आगे आपको डेमोक्रेसी चलानी है तो आपको लीडरशिप चाहिए। वो लीडरशिप हमारे पास नहीं है। एट द सेम टाइम आज से जो 5 साल पहले था उतना बुरा हाल भी नहीं है। अभी जो नए, जैसे मैंने कहा डीडीसी बीडीसी में लोग उठ के आ रहे हैं, अच्छे बुरे जो भी हमारे में से आएंगे ना, जैसे हैं वैसे आएंगे, तो एक नई जनरेशन आ रही है उठ के। सो अगर आपने मुझे 10 साल के बाद, तो मुझे पूछो आइडली 10 साल 3 लाख स्टेट होने चाहिए, हर स्टेट के अपने अपने अच्छे लीडर होने चाहिए, खुशहाली होनी चाहिए। कितना हो पाएगा आई डोंट नो, दिस इज हाउ, ऐसा होना चाहिए। सर नाउ यू आर सीइंग फेसेस फ्रॉम जम्मू लीडरशिप में, जैसे आपने बोला कि हम वैसे देखते थे कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं या फिर ब्यूरोक्रेट्स हैं, मोस्टली हम देखते थे कि कश्मीर से ही होते थे या फिर कश्मीरी ही होते थे। अब आप देख रहे हैं जम्मू के कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर लीडर्स हैं, वैसे दिख रहे हैं आपको? नॉट मैनी। अभी यहाँ पे एक नई पार्टी बनी थी जिन्होंने अभी नाम चेंज किया है क्योंकि उस पार्टी का जो फाउंडर है उसने 370 का केस लड़ा है, 35A के केस रोशनी एक्ट को लड़ा है, तो एक बहुत क्रेडिबिलिटी है। बट प्रॉब्लम क्या आती है तन्वी की, जब पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं तो देश प्राइम मिनिस्टर की शक्ल देख के वोट देता है, क्योंकि मोदी साहब हैं, टू बी ऑनेस्ट। जब लोकल इलेक्शन होते हैं उस टाइम हमें अपने लोकल पार्टीज को सपोर्ट करना चाहिए। रीजनल पार्टी, हर स्टेट में रीजनल पार्टीज अच्छा कर रही हैं। हमारे यहाँ इशू ये है कि अभी ये जो अभी एकम जो बना है अभी पार्टी, मुझे डाउट है कि जम्मू में इसको कितने वोट देंगे। हाँ, देना चाहिए, क्योंकि इस पार्टी के प्रेसिडेंट ने हमारे लिए बहुत लड़ाई लड़ी है, और हिजबुल मुजाहिदीन इसको मारना भी चाहता था अंकुश को। लेकिन फिर हम अपनी कास्ट पे आ जाते हैं, फिर हम ये ब्राह्मण है, मैं राजपूत हूँ, ये खत्री है, हमें वो कष्ट है, ये गुज्जर है, ये हिंदू है, ये बकरवाला है, वो कष्ट है। तो किसी भी सेंसिबल डेमोक्रेसी में ये होता है कि नेशनल लेवल के इलेक्शंस को आप अलग लड़ते हो, और अपने लेवल, लोकल लेवल की एक म्यूनसिपैलिटी में आपने जिसको वोट देना है उसी पार्टी को आप नेशनल में जरूरी वोट नहीं दे सकते, बिकॉज जिसने आपकी गली मोहल्ले सफाई रखनी है वो अलग एक आपको आदमी को वोट देना है। अब जम्मू के अगर आप देखेंगे ना, पूंछ रजौरी में पीडीपी का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रेजेंस है। हमारे जम्मू में सिंबल कैंप इस तरफ जाओगे, यहाँ भी एंटी बीजेपी बहुत बड़ी लहर है, जो पंजाब में और उनसे अपने को आइडेंटिफाई करते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि, चेहरे तो नज़र आ रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि वो एटलीस्ट अगले 5-10 साल में इम्पैक्ट, 10 साल में भी कर लें। अभी आने वाले इलेक्शन में अगर सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन हो जाते हैं स्टेट के, और पार्लियामेंट के मैंने कहा गेम लग गया, उसको छोड़ दीजिए, मुझे लगता नहीं कि लोकल लोग उनको सपोर्ट करेंगे, जो कि अनफॉर्चुनेट है। करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि यार आप लोगों ने बड़ी बड़ी पार्टीज को वोट देके अपना बेड़ा गर्क करा लिया, अभी इनको देखे देखो। अरविंद केजरीवाल का एक्सपेरिमेंट लोग कहते हैं वो भी बड़ा अच्छा बन के आया था, देखो क्या हो गया।
तो ये भी पॉसिबिलिटी है। एक बड़ी पार्टी का ये होता है कि एक सिस्टम ऐसा होता है कि चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। एक सेल्फ ग्रोन न्यू ग्रोन पार्टी में ये खतरा तो होता है कि भाई आपको फिर एक शराबी टाइप भगवंत मान चीफ मिनिस्टर भी मिल सकता है, बट इतना तो है कि यहाँ जो पार्टी उठेगी वो गवर्नमेंट तो नहीं बना सकती है ना, इतने वोट मिलेंगे नहीं पूरी स्टेट में से जी। बट मुझे लगता है कि एटलीस्ट एक दो जो उनके, अच्छा ये भी प्रॉब्लम है ना कि आप अंकुश को तो अच्छा पसंद करते हो, उसके साथ जो बंदे बाकी खड़े हो रहे हैं उनका क्या हिस्ट्री है उनका नहीं पता ना, और ये स्विच ओवर ऐसे कर जाते हैं, आज इस पार्टी में लोग कल दूसरी पार्टी में, कल हिमाचल में देखो गवर्नमेंट गिर रही है ऑलमोस्ट यूपी में, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। मेरा ये कहना था यार आप पहले वोट करो इशू बेस कि कौन बंदा आपके लिए बोलता है, और उसके बाद जिसको भी आपने वोट दिया वो जीता हारा खत्म हो गई, जो आ गया ना जीत के उसको अकाउंटेबिलिटी करो, उसकी जी हजूरी करने से पहले उससे जाकर पूछो भाई क्यों नहीं आ रही बिजली हमारी यहाँ यार, वो हम नहीं पूछते। घर में बैठे गाली निकालते रहेंगे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने ये कर दे, गवर्नमेंट हर चीज़ नहीं कर सकती। गली में कोई लड़का लड़की को छेड़ रहा तो गली वालों को पहले उसको पुलिस वालों को ढूंढने जाओगे यार एसएचओ किधर है, वो कहाँ से आएगा, पहले लफड़ खुद लगाने पड़ते हैं जी। गली में से किसी लड़के को उठ के उसके कॉलर से पकड़ना पड़ता है। तो वो जो हम लोग कहते हैं ना कि भगत सिंह पड़ोस के घर में पैदा हो हमारे घर में ना पैदा हो, उससे काम नहीं चलता। डेमोक्रेसी का ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है जो हमारे इंडिया में लैक करती है, इंडिया और जम्मू में भी लैक करती है। सो उम्मीद तो कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ एक रीजनल पार्टी बने, रीजनल पार्टी होने में कोई बुराई नहीं है, और वो रीजनल पार्टी जब नेशनल लेवल की बात आएगी तो नेशनल इंटरेस्ट में बात करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीजू पटनायक है उड़ीसा में, आप उसको हरा ही नहीं सकते, और यहाँ पर बीजेपी की सपोर्ट करते हैं, तो दो डिफरेंट पार्टीज हैं, उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है उनको लगता है कि मोदी साहब एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो 370 टूटना था उन्होंने साथ में खड़े हो गए। उड़ीसा के अंदर आप उनको हरा नहीं सकते, तो उसमें कोई गलती नहीं है, बहुत अच्छा सिस्टम है। हमारी ये जो डेमोग्राफी प्रॉब्लम है ना कश्मीर और जम्मू की, इसमें जम्मू की एक पार्टी का उठ के जम्मू में रूल करना बहुत मुश्किल है, अनलेस अनटिल जम्मू स्टेट अलग हो जाए फिर चांस है, नहीं तो कश्मीरी पॉलिटिशियन आपको अभी नहीं पैर लंबे देने चाहिए, ये फैक्ट है, वी मस्ट एक्सेप्ट इट। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर अभी आपके दूसरे फेज के बारे में बात करते हैं, यू आर एन ऑथर ऑफ मोर देन 25 बुक्स। कैसा आपका डे टू डे रूटीन रहता है, आप कितना लिखते हैं, कितना पढ़ते हैं, इन केस अगर आई हैव टू राइट अ बुक सो व्हाट शुड आई डू? देखो मैं लिखता हूँ मिलिट्री हिस्ट्री में क्रिएटिविटी नहीं होती, इट इज लाइक वेरी कोल्ड फैक्ट and it's not fictional, right? It's not, no, I have written fiction also. Okay. कई चीजें जब लिख नहीं सकते और आपको पकड़ के कोई कोर्ट में जाके डिफेमेशन करेगा तो आप उसको फिक्शन भी लिखते हो, लेकिन ये जो मैंने शेख अब्दुल्ला फारूकी उनको तो मैंने प्रॉपर मिलिट्री हिस्ट्री में लिखा हुआ है, आई एम नॉट स्केयर्ड, मैंने जो लिखा वो लिखा है, मेरे पास एविडेंस है। बट कई चीज़ें जैसे गलवान में जो इंसिडेंट हुआ उस पर मेरी अभी किताब आएगी नेक्स्ट, वो एक करंट इशू है, तो उसको आप एज ए हिस्ट्री नहीं लिख सकते, हिस्ट्री तो है नहीं, वो कंटेम्प्रेरी है, और उसमें नेशनल सिक्योरिटी इशूज आ जाते हैं, तो उसको फिर आप फिक्शनलाइज करते हो। एक टेररिस्ट था जो मेरे साथ कश्मीर में काम करता था, बाद में मारा गया, उसकी मैंने एक बुक लिखी अनहोली जिहाद, तो उसको नेचुरली फिक्शनलाइज करना पड़ा बिकॉज उसमें कई लोग ऐसे हैं जिनके नाम आप ले लेना चाहते हैं। अदरवाइज जो मेरा बल्क जो काम है मिलिट्री हिस्ट्री का है, उसमें जो डेटा इकट्ठे करने में टाइम लगता है, उसके बाद आपने कहा उसमें क्रिएटिविटी तो है ही नहीं, कोई गाने तो आपने लिखनी नहीं, कोई रोमांटिक डायलॉग तो लिखना नहीं, तो आपने बेसिकली बड़ा ही कहते हैं ना पत्थर दिल की तरह लिखना होता है कि उसने उसको मारा, हाँ टोटल ग्रॉस होता है एक्चुअली कि उसने उसको मारा, उसके सिर में गोली, इस टाइप की चीज़ है। तो उसके डेटा है ना, जब मैं आर्मी में था तो लिखने पढ़ने का शौक था, तो मैं डेटा इकट्ठा करता रहा, बिकॉज आर्मी में आप लिख नहीं सकते। मैंने 4 बुक्स पब्लिश की थी वैसे जब मैं सर्विस में था, मेरी पहली 4 बुक्स आर्मी में सर्विस करते हुए आई, लेकिन एक बुक को लिखने में उतना टाइम नहीं मिलता था जितना आर्मी में क्लियरेंस लेने का टाइम मिलता था। वो दिल्ली जाके वहाँ से क्लियर होके आती थी, फिर ये लाइन काटो ये लाइन काटो, तो फिर मैंने उस टाइम को यूटिलाइज किया अपना डेटा मैन तैयार करने के लिए। तो जैसे मैं आर्मी से निकला तो मेरे पास इतना डेटा था कि मैं आई कुड राइट सो मेनी बुक्स लाइक आई सेड, जिसमें ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं है। बाकी रही बात लिखने की, तो इट्स बिकॉज ऑफ माई फैमिली की, उनकी सपोर्ट है कि मेरे को कोई काम नहीं देता तो मैं जल्दी 8 घंटे मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, बहुत ज़्यादा। लाइक मेरी 4 बुक्स के प्रोजेक्ट बॉलीवुड में मूवीज़ का और वेब सीरीज़ का काम चल रहा है, वहाँ भी जाना पड़ता है। हिमाचल में बिजनेस है, वहाँ जाना पड़ता है, और वैसे भी अभी सेमिनार, अभी हिमाचल यूनिवर्सिटी जाना है, फिर डिब्रूगढ़ जाना है, तो मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ। और मैं जहाँ भी होता हूँ तो लैपटॉप साथ में होता है, तो घर में हूँ तो 8 घंटे मिनिमम आई डिवोट पर डे, बिकॉज मेरे को और चिंता नहीं है ना, मेरे को सब्जी लेने नहीं जाना वो बेचारी मेरी वाइफ
और बाकी सब संभाल लेते हैं, तो वो एक लिबर्टी है मेरे को। मेरे पे प्रेशर नहीं है। अगर घर की काम भी पूरे करने हो और सोशल फंक्शन में जैसे मैं कई बार मांग कर देता हूँ, तो कभी मेरे पेरेंट्स चले गए, कभी मेरी वाइफ चलेगी, तो और मैं होता भी नहीं वहाँ पे। बट ये भी है कि अगर मैं जम्मू में ही रहता तो फिर मुझे 8 घंटे काम करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज मैं ट्रेवल बहुत करता हूँ। तो वो कॉम्पनसेट करने के लिए मेरे को, अभी जैसे गलवान की बुक आई मेरी आनी है, तो जून में इंसिडेंट हुआ था, तो मेरे को उसको जून में ही पब्लिश करना है, उससे पहले ना एनिवर्सरी 3rd एनिवर्सरी। तो उसके लिए अभी मेरे पास टाइम लाइन है मेरे सामने कि मेरे को कट ऑफ उसको ख़त्म करना है। तो अभी वो दिन रात करके, क्योंकि बुक लिख के उसके बाद फिर एडिटिंग, फिर डिज़ाइनिंग, फिर फॉर्मेटिंग, बड़ा कुछ होता है, टाइम लगता है। 2 महीने तो उनको लग चाहिए होते हैं। तो बट टू आंसर योर क्वेश्चन, अबाउट 8 hours a day. Okay. Do you read more or write more? Depends. I read daily and then I don't watch TV at all. हालांकि मैं खुद टीवी पे आता हूँ बट मैं नहीं देखता, मैं यूट्यूब पे अपनी वीडियो नहीं देखता। आपकी वीडियो है नॉट सी, आई ओनली शेयर। मैं कमेंट्स में नहीं पढ़ता, बहुत लोग उल्टे सीधे कमेंट्स भी करते हैं वाई। बट देन आई सब्सक्राइब टू सर्टन पोर्टल्स जो कि बहुत रिलायबल हैं, जो कि काफ़ी अच्छे एनालिसिस करते हैं, तो मैं उनके यूट्यूब भी सुनता हूँ, उनके लिटरेचर भी पढ़ता हूँ। और मेरा जो एक रिलीज पॉइंट ये है कि मैं एट एनी पॉइंट में 2 किताबें इकट्ठे लिखता हूँ, 2 डिफरेंट। एक से बोर हो जाता हूँ फिर दूसरे से स्विच ओवर कर देता हूँ। और अदरवाइज आई रीडिंग का तो खैर बचपन से शौक है। मेरी अपनी जो लाइब्रेरी होगी, 1000 किताबें तो होंगी, शायद ज़्यादा ही होंगी, पता नहीं, नेवर काउंटेड। और बहुत सारी किताबें हैं जो मैंने पढ़ी नहीं, रखी हुई हैं, बाद में पढ़ूंगा। या आई रीड, बिना पढ़े फिर आप लिख नहीं सकते ना, तो वो भी इशू है। तो अगर आपको मुझे रिकमेंड करना है, आई शुड रीड और राइट मोर? बोथ बट एक इसमें इशू ये होता है तन्वी कि अगर आप पढ़ के लिखोगे तो आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो। मैं पढ़ता हूँ फैक्ट्स के लिए, और उन फैक्ट्स को मैं अपनी बुक में कोट करता हूँ बिब्लियोग्राफी में, कि ये जो मैं लिख रहा हूँ, अगर मैंने लिखा कि 400 लोग मारे गए, वो 400 की फिगर मेरे पास कहाँ से आई? बिकॉज मैं तो 47 में आई नॉट बॉर्न। और आज अगर हम बॉर्न भी हैं तो हमें क्या पता दुनिया में कहाँ, यूक्रेन में कितने मर रहे हैं, श्रीलंका में क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं से लिटरेचर से उठानी पड़ती हैं। वो हो गया रिसर्च वर्क। सो माई रीडिंग इज बेसिकली रिसर्च ओरिएंटेड। मैं लेजर के लिए नहीं पढ़ता। अगर आप एक फिक्शन पढ़ रहे हो रेगुलरली और फिक्शन लिख रहे हो, तो 99% चांसेस ये हैं कि आप जो पढ़ रहे हो ना, उसका इन्फ्लुएंस आपकी राइटिंग में आता है। exactly. आप वही स्टाइल कॉपी करने लगते हो। तो मैं यंगस्टर्स को ये कहता हूँ कि अगर आपने लिखना है फिक्शन, तो डोंट रीड फिक्शन, देन रीड समथिंग एल्स। इफ यू राइटिंग समथिंग फैक्चुअल, हिस्ट्री, then do research. Don't read like you read a book. You read like a research, like उसमें नोट्स बनाओ, वो करो। बट डिपेंड करता है आप किस जॉनर में लिखना चाहते हो। तो क्रिएटिव, देखो मैं विद माय एक्सपीरियंस आई टेल यू देयर नथिंग कॉल्ड फिक्शन। जिंदगी में कोई फिक्शन नहीं होती, हम उसको फिक्शन लिख के बेचते हैं। जितनी मर्जी स्टोरी घटिया हो, वायलेंट हो, रोमांटिक हो, ये सब किसी न किसी गुजरी होती है। जहाँ तो आपके अपने पर गुजरी होती है, जहाँ आपने किसी पर देखी होती है। फिर आप उसमें थोड़ा सा क्रिएटिविटी ऐड करते हो, उसको बोलते फिक्शन है। ऐसा कुछ नहीं, देयर इज नथिंग कॉल्ड फिक्शन इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग हैपेंस इन द वर्ल्ड। अब घटिया से घटिया मूवी जिसमें बड़ा ही हीरो बड़ा ही नेगेटिव होता है, तो वैसे लोग होते हैं जिंदगी में। इस मैटर ऑफ यू कमिंग अक्रॉस एंड सीइंग इट। तो फिक्शन तो मैं वैसे बिलीव नहीं करता होता है। राइटिंग स्टाइल आपको अपना यूनिक रखना चाहिए। लाइक मेरी राइटिंग स्टाइल ये कि मैं बहुत ही सिंपल अंग्रेजी लिखता हूँ, बहुत ही सिंपल। आपको डिक्शनरी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे को खुद अंग्रेजी नहीं आती ज़्यादा, मैं वही लिखता हूँ जो लोग समझ आए। और शशि थरूर साहब की आप बुक उठाओगे तो पहले टाइटल के लिए आपको डिक्शनरी देखनी पड़ती है, सर मतलब क्या है इस बुक टाइटल का। सो ये स्टाइल आपको डेवलप करना पड़ेगा। यू कैन ऑलवेज, इफ यू आर राइटिंग समथिंग, यू कैन ऑलवेज स्पीक टू मी। इन फैक्ट आई कैन हेल्प यू पब्लिश योर बुक, बिकॉज नए ऑथर्स के जब लिखता है तो पब्लिशर पैसे मांग लेते हैं। आपने पहले 5 साल लगा के किताब लिखी, मेहनत की, ऊपर कहते पैसे दो। तो देयर आई कैन हेल्प यू, वी वांट टू पे। तो बी ओरिजिनल, आई मीन डोंट गेट टू इम्प्रेस्ड बाय व्हाट पीपल राइट। राइटिंग स्टाइल अपना रखना, एंड आई थिंक इट्स वेरी गुड टू बी सिंपल। एंड ठीक है, क्रिएटिविटी में करना पड़ता है, बट मेरा तो फोटे लग गया, तो मेरे में तो कुछ जस्ट हैव टू राइट सिंपल इंग्लिश। जी जी। पॉडकास्ट के लास्ट लेग में है सर हम। सर मेरी जैसी ऑडियंस देख रही होगी, जम्मू कश्मीर की ऑडियंस देख रही होगी, जिन्होंने पेपर देना और
आर्मी में आना चाह रहे हैं वो लोग देख रहे होंगे, आपके हिसाब से कोई लास्ट मैसेज जो लोगों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए सो दैट दे कैन इम्प्रूव देयर लाइफ और इम्प्रूव देयर थिंकिंग, वो क्या होगा? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि हर कोई आदमी जो घर से निकलता है वो देश की सेवा करता है। जिनकी किस्मत अच्छी है वो वर्दी पहनते हैं, है ना, उसमें मुझे लगता है कि प्रिविलेज है। अदरवाइज अगर हम ये कहेंगे जो बाहर सड़क पे झाड़ू मार रहा है और सेवा नहीं कर रहा, गलत है। हर कोई सेवा करता है। तो आपको पहले लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। आई थिंक जिंदगी में ना एम बड़ा जरूरी है, आपने करना क्या लाइफ में, ठीक है। तो एक बिगर एम है कि हमें अपने देश के लिए, किसके लिए करते हो आप? जब आप देश के लिए करते हो, अपनी फैमिली के लिए करते हो, सब जुड़े इंटरमिंगल्ड है। अगर आप फैमिली के लिए करो और देश को निगलेक्ट करो तो आप देश ही नहीं बचेगा, तो फैमिली को क्या करना है? देश के लिए करोगे, फैमिली निगलेक्ट करोगे तो भी गलत है। तो एक बैलेंस, आप फैमिली और देश को एक चीज बना के देखते हो, देन यू पिक अप योर एम कि मेरे को, और ऑलवेज हैव ए प्लान बी कि अगर ये नहीं होगा तो ये, आई डू दिस, नहीं होगा तो ये होगा, एंड देन वर्क टुवर्ड्स दैट। अगर आपको एक स्पेसिफिक फील्ड चुनना है, आपने मैनेजमेंट में जाना है, जैसे आपने कहा आर्मी में जाना है, तो यू नो टुडेज वर्ल्ड इंटरनेट पे आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन लुकिंग फॉर, उनको आप में क्या चाहिए। आर्मी का थोड़ा सेपरेट डिफरेंट इसलिए कि हमारा जो एसएसबी होती है, जो रिटन टेस्ट तो बहुत आसान होता है। आर्मी का रिटन टेस्ट तो एनीबॉडी कैन पास। वो रिटन टेस्ट ऐसे रखा हो फॉर्मेलिटी के लिए, दे आर नॉट चेकिंग योर इंटेलिजेंस, नो, दे डोंट वांट टू चेक योर एबिलिटी, एकेडमिक एबिलिटी, नॉट इंटरेस्टेड। जो हमारी एसएसबी होती है, 4 दिन का जो इंटरव्यू होता है हमारा, वो दुनिया का सबसे टफ इंटरव्यू है। और मैं बहुत बार लिख चुका हूँ कि IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर आर्मी का इकट्ठा होना चाहिए। ट्रेनिंग भी 6 महीने इकट्ठी होनी चाहिए, बाद में अपने अपने फील्ड में करो। बिकॉज वो जो हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट है ना, वो बहुत मैटर करता है। वो चुनता है आदमियों को सेपरेट की, उसमें आप झूठ नहीं बोल सकते। तो आर्मी में जाने वालों को तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप ना ओरिजिनलिटी अपनी कायम रखो, अपनी पढ़ाई करो। आपको न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, आपको अपडेट रहना है करंट अफेयर्स में, इंटरव्यू में कुछ तो बोलना है। हालांकि आर्मी इंटरव्यू में ये भी, अगर आप जाओ पूछे अच्छा जी क्या हो रहा है पाकिस्तान में, तो आप कहो कि सर मैं नहीं पढ़ता न्यूज़पेपर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज न्यूज़पेपर में काफ़ी प्रोपेगेंडा होता है। तो जैसे ठीक है, किस पे बात करें, बोलो, कटरा वैष्णो देवी की बात कर लें, इस टाइप का इंटरव्यू होता है। देयर इज नथिंग IAS कि आप बताओ जी, नो। मैंने 2 बार आर्मी का इंटरव्यू फेस किया था। पहली बार में सिलेक्ट हो गया था, लेकिन सिलेक्शन में हमारे 3 पेपर्स होते हैं UPSC में। तो पहले दिन होते हैं, उस टाइम अभी भी वही है, पहले दिन होता है इंग्लिश और जनरल करंट अफेयर्स का सैटरडे को, और संडे को होता है मैथ्स का। और मैं था बायो स्टूडेंट, तो जब, और ग्रेजुएशन अभी की नहीं थी, फॉर्म भर दिया, कॉल आ गई और रिटन टेस्ट का पर्ची आ गई, वीवैट इसमें MM कॉलेज में। तो जब फर्स्ट डे हमने टेस्ट दिया, हम बहुत सारे, जम्मू में तो वो क्रेज थी आर्मी की, अभी भी है। तो मुझे लगा यार ये पेपर अच्छा नहीं हुआ, ऐसे लगा। अगले दिन हम गए नहीं पेपर देने, घर से निकले, हम मूवी देखने चले गए। हम 2 दिन दोस्त थे, बोले यार होना तो नहीं, छोड़ने पड़े। बाद में कॉल आ गई, आई टोल्ड यू रिटन टेस्ट बड़ा आसान होता है। तो बोला चलो अभी ग्रेजुएशन नहीं की, चलो मस्ती मस्ती में इंटरव्यू दे के आते हैं। इंटरव्यू दे के वहाँ सेलेक्ट हो गए। अब क्योंकि तीसरा पेपर ने दिया हुआ था, तो OTA के लिए सिलेक्ट हुए, शॉर्ट सर्विस। फिर दिमाग खड़का यार, OTA में फिर एक डाउट रहता है कि 5 साल के बाद कंटिन्यू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, फौज निकाल देगी, क्या करेगी। तो आई अपीयर्ड अगेन, एंड दिस टाइम आई ऑल्सो अटेम्प्टेड मैथ का पेपर, और उसकी भी कॉल आ गई बिफोर वी बॉडी। तो जब मैं पहले इंटरव्यू के लिए गया था, तो उसने मुझे कहा था कि करंट अफेयर्स पढ़ते हो? अच्छा हाँ। तो इसे 10 टॉपिक पे बोलो, 10 टॉपिक्स, तो ग्लोबल, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो चल रहा था उसमें, अर्जेंटीना, वो फॉकलैंड, सब बोल दिया मैंने। वो सुनता ना, वो ठीक है। वो आपकी नॉलेज नहीं चेक करते, वो आपके एप्टीट्यूड चेक करते हैं, आपकी ऑनेस्टी चेक करते हैं। क्योंकि आप एक पेपर में कुछ लिख के आते हो और उसके पास इनपुट होती है, वो आपको उल्टा क्वेश्चन पूछता है, और वहाँ अगर आपने उल्टा कुछ बोल दिया ना, वहीं पकड़ लेते हैं वो। जैसे आपने क्रिस क्रॉस किया ना, खत्म। उसके बाद जब नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए गया, तो फर्स्ट इंटरव्यू में सेलेक्ट होकर आया, तो मैं पेरेंट्स से गेम सबको मिल के आओ, गाँव में सब बिरादरी को मिल के आओ, तुम फौज में जा रहे हो तो कब आओगे। तो मैं घूमता फिरता रहा, ऐश पार्टी वार्टी चलती रही। जब मैं नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए गया, तो उसने पूछा, हाँ जी यू बीन सिलेक्टेड वंस, आई यस, मतलब व्हाई यू कम अगेन, आई सेड आई वांट टू गो टू IMA, आई डोंट वांट टू गो टू जी। ही सेड अच्छा टेल मी अबाउट करंट अफेयर्स। तो मैं कहा मुझे पता ही नहीं करंट अफेयर्स। इसे क्यों? ऐसे से सिलेक्ट हो गया था, उसके बाद घूम रहा हूँ फिर रहा, मैंने अखबारें पढ़नी बंद कर दी। पहले मैं 3 न्यूज़पेपर पढ़ता, अब नहीं पढ़ता। इसे ठीक है, फाइन, 10 मिनट मेरा इंटरव्यू गॉट ओवर। तो अगर आप सच बोल रहे हो और ओरिजिनल हो और ज़्यादा लिपस्टिक लगाने की कोशिश नहीं कर रहे, तो आर्मी में आप इंटरव्यू पास कर जाओगे। और अगर आप इंटरव्यू पास नहीं कर पाए, तो आप ये समझ लो कि आप पे कुछ चीज़ है जो कि आर्मी के लिए ठीक नहीं है।
क्योंकि आर्मी का कॉन्सेप्ट ये है कि एक गलत लीडर 10 बंदे मरवा देगा जब ऐसा मौका आएगा। उससे अच्छा है कि उन बंदों के ऊपर लीडर ही ना हो, वो 10 बंदे खुद ही आपस में छोटा लीडर करके निकल जाएंगे सिचुएशन से, लेकिन गलत लीडर के बंदे नीचे वो बंदे मारे जाएंगे। तो अगर आपके अंदर वो चीज़ नहीं है, जो हमें नहीं पता होती, इनफैक्ट मुझे आज भी नहीं पता कि हमें उन्होंने क्या देखा, बट कोई चीज़ें हैं जो वो देखते हैं, साइको एनालिसिस करते हैं। तो अगर आप में वो नहीं है तो उसको एक्सेप्ट कर लो ग्रेसफुली कि ठीक है हम फौज के लिए नहीं बने, IAS करो यार, IPS करो, BSF में जाओ, कहीं और जाओ, दिल मत टूटो। बट जब आर्मी में जाओगे ना तो ऑनेस्टली जाओ, जैसे हो वैसे बोलो, बिंदास बोलो कि ये आता है, ये नहीं आता, ये मैं सोचता हूँ, ये मेरा। आप ये नहीं कर सकते कि एक टेस्ट में आपने कुछ और आंसर दे दिया सेम सिचुएशन में, और वहाँ 3-4 टेस्ट होते हैं, ग्रुप टास्क होते हैं, आपको पता होगा शायद, और इंटरव्यू में आपने कुछ और फड़े मारनी शुरू कर दी, वो पकड़ लेते हैं कि यहाँ ओरिजिनलिटी इसकी ये है। बिकॉज वो जो दूसरा टेस्ट होता है प्रेशर पे होता है, 30 सेकेंड्स फोटो दिखाएंगे, 1 मिनट उसको लिखना होता है कहानी, उसमें प्रेशर 60-70 बंदे आते हैं एक के बाद, तो आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता। तो आपने वो रटाए ना, बुक्स पढ़ के सोचा होता कि जैसे टांगे की फोटो आएगी तो मैं ये लिख दूंगा, कुछ भी लिख सकते हो आप, और इंटरव्यू में वो आपको पकड़ेगा, उसमें से उसको उसकी इनपुट आ गई होती है ऑलरेडी। सो फौज के लिए मैं ये एडवाइस करता हूँ कि पढ़ो, अपनी ग्रेजुएशन करो, NDA जाना है तो 10+2 करो, जब इंटरव्यू के लिए जाओ तो बी ऑनेस्ट। अगर आप फिट हो तो फौज आपको ले लेगी, अगर आप फिट नहीं हो तो अच्छी बात है, क्योंकि कल को आपकी डेड बॉडी घर में आएगी तो वो भी अच्छा नहीं लगता घर वालों को। ठीक है, आप कहीं और जाओ। मैंने कहा देश सेवा करने के 100 तरीके हैं, हर आदमी हर चीज़ के लिए नहीं बना होता। मेरा ऐसे कभी IAS नहीं हो सकती थी शायद, मैं शायद कभी पॉलिटिशियन नहीं बन सकता आज भी, फौज के लिए बना तो चले भी। ट्रस्ट योर डेस्टिनी, बाकी देखी जाए जी। ऑलराइट, थैंक यू थैंक यू, एडिटिंग करनी पड़ेगी थैंक यू सो मच सर, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। बहुत बातें आपने जो पर्सनली एज अ जम्मू रीजन से बिलोंग करती हूँ मैं, तो मुझे इतनी चीज़ें नहीं पता थी, सो थैंक यू। आई होप you had a great time. Tanvi, God bless you. It's nice to see youngsters from Jammu having this kind of setup. But this is what was a matter. आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हो, उसमें वो वही उठाएगा जो नेट पे अवेलेबल है। जब हमारे वर्जन में अगर नेट पे अवेलेबल ही नहीं है तो AI क्या उठाएगा? वही उठाएगा जो पाकिस्तानी लिख रहे हैं इंडिया के खिलाफ। Exactly. So that's why hats off to you and God bless you. Thank you. God bless you, your team, and keep doing that. Thank you sir. ऑल राइट, ये थे हमारे साथ कर्नल अजय रैना। आई होप आपको इनकी बातें, इनके कहने का अंदाज़, इनकी जो आज हमने पॉडकास्ट किए इनके साथ, वो आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी सजेशन आपको हो, आपको देनी हो हमें, या फिर गेस्ट के रिलेटेड सजेशन हो, आवर DMs आर ऑलवेज ओपन, आवर कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन। हम चाहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का यूथ अवेयर हो हमारे इस पॉडकास्ट के थ्रू, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में आप लोगों को पता चले। सो इट विल बी ग्रेट अगर आप ये पॉडकास्ट अपने बाकी लोगों के साथ, अपने बाकी दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, वी ऑलमोस्ट हिट 12K. So yeah, and we will see you in the next one.